अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सुबह 9 और मैं हूं माविश सैयद। आज जो है वो बड़ा मज़ेदार सी सर्दी है कराची में, और बल्कि कराची में मज़ेदार सी सर्दी क्या है, इतना कोई ज़बरदस्त मौसम है कि मैं आज सुबह यही सोच रही थी कि अगर हम कचरे को और थोड़ी जो हमारी मगिंग शगिंग होती रहती है उसको माइनस कर दें तो कराची इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट सिटी टू लिव इन पाकिस्तान। बेस्ट सिटी से एक आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, अक्सर हमारे यहाँ बड़े जानने वाले हमारे होते हैं जो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में नहीं होता ना, कहीं बाहर चला जाऊं तो मैं बड़ी तरक्की करता, या ये तो इस मुल्क में कुछ रखा ही नहीं है, मैं अगर कनाडा का वीज़ा लग जाए ना फिर देखो मेरी ज़िंदगी कैसे बदलती है। और वो इस खुशफहमी में होते हैं कि अगर उनको यूएस का वीज़ा लग जाए या ऑस्ट्रेलिया चले जाए या कनाडा चले जाए, उनकी ज़िंदगी में अमन ही अमन होगा और वो बहुत तरक्की कर लेंगे और बहुत ही सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। उन तमाम लोगों को जिनको लग रहा है कि बाहर की ज़िंदगी बहुत आसान है, आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार ख़बर है। एक नम्बियो नामी एक आलमी इदारा है जो कि ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स बनाता है, आदाद शुमार करता है, और वो ये मुस्तकिल सर्वे करते रहते हैं कि कौन से मुल्क की कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, कौन से मुल्क के रेंट ज़्यादा है, कौन से मुल्क की खाने पीने की अशिया ख़रीदने के पैसे क्या हैं, तो उनको पूरी दुनिया का पता होता है। नम्बियो की जो भी रीसेंट आदाद शुमार उन्होंने पब्लिश किए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है रहने के लिए। अब आप सोचिए कि जो आपको लग रहा है ना कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो पूरी दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में भी सबसे सस्ता जो शहर है वो रावलपिंडी है और 3rd नंबर पे कराची है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको लग रहा है कि इतनी मैं महंगाई में रह रहा हूँ और अगर अमेरिका जाके मेरी ज़िंदगी के सारे मसले हल होने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका दुनिया के महंगे तरीन मुल्कों में है, कनाडा, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, वो तमाम मुल्क जो हमें ख्वाब में आते हैं और जिनका वीज़ा लगे तो हमें लगता है हमारे सारी ज़िंदगी की परेशानियां दूर हो जाएंगी। दे आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस टू लिव। आपके लिए मैं एक छोटा सा आपको और एक बताती हूँ, परसेंटेज थोड़ा सा कंपेरिजन करके बताती हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग पाकिस्तान की अमेरिका से कितनी फ़र्क है, तो वो 75.5% महंगा है अमेरिका रहने के लिए। इसके अलावा अगर रेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो घरों का रेंट है वो अमेरिका के रेंट से 93.8% कम है। तो अब आप सोचें कि जिस मुल्क को आप इतना कोई आप नफ़रत करते हैं, चिड़े चिड़े रहते हैं, आपको लगता है दुनिया वो है क्या, गुलजार है या बेड ऑफ रोजेज़ है, बाहर जाके तो ऐसा कुछ नहीं है। आप दुनिया के सबसे सस्ते मुल्क में रह रहे हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि हमारे यहाँ सस्ता तो चलो है, बेरोज़गारी, और ना सिर्फ बेरोज़गारी, हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है कि हम इतना सस्ते मुल्क में भी रह सकें। लेकिन अपसाइड ये कि भाई मुल्क भी सस्ता है। और एट द एंड ऑफ द डे मैं एक बात कहना, एट द एंड ऑफ द डे नहीं, ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास जो भी है, आप जहाँ भी रह रहे हैं, उस पर अगर आप खुश हैं या आप उन्हीं वसाइल में रहते हुए खुश रहना या जीना सीख लेते हैं ना, तो आप चाहे कनाडा में, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, आपको तमाम दुनिया खूबसूरत भी लगती है और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। तो आज आपने ये करना है कि आज आप जो बड़े तंग हैं पाकिस्तान से, आप अपने आप को रिमाइंडर दें कि मैं दुनिया के सबसे सस्ते तरीन मुल्क में रहता हूँ और इस सस्ते मुल्क में रहने के लिए मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं पैसे कमा सकूँ और सस्ते मुल्क में ज़िंदगी इंजॉय कर सकूँ। तो जब तक वीज़ा नहीं लग रहा, कहीं इमिग्रेशन नहीं हो रही, तब तक इसी मुल्क को इंजॉय करें। अच्छा, इस पे एक और भी मेरे जहन में बात आई। मेरे एक जानने वाले थे, वो बहुत शौक था उनको बाहर जाने का, तो जनाब आली, और बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं ये नहीं बताऊंगी कि, अच्छा चलें बताती हूँ, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो वो चले गए कनाडा। कुछ अरसे के बाद जो है वो मतलब बड़ा मुश्किल से उनका वीज़ा लगा, कोई पता नहीं कितने अरसे के बाद उनकी पूरी फैमिली की इमिग्रेशन हो गई। कुछ अरसे बाद पता चला कि वो वहाँ पे टैक्सी चला रहे हैं और सिक्योरिटी गार्ड हैं, और उनको वहाँ रहते रहते भी कोई 7-8 साल हो चुके हैं। तो अपने मुल्क की कदर करना सीखें, ज़िंदगी को इसी सिचुएशन में बेहतर बनाना सीखें, और अगर सीख भी नहीं सक रहे हैं तो बस ये अपने आप को रिमाइंडर दें कि कनाडा, अमेरिका में कोई जो है ना आपके लिए रेड कार्पेट नहीं बिछा, आपको हार नहीं पहनाएंगे, वहाँ ज़्यादा महंगा है। इसी थॉट पे मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलूंगी न्यूज़ रूम में, जहाँ पे मेरे पास कुछ बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग खबरें मौजूद हैं। तो आप सब कुछ जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मैं मौजूद हूँ कुछ मज़ेदार दिलचस्प मालूमाती ख़बरों के साथ। ये सेगमेंट करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जो हैं वो एक तो जाने के दुनिया भर में हो क्या रहा है और ये सोचें कि मेरे इर्द गिर्द कौन सी ऐसी दिलचस्प चीज़ है जिसको मैं ना सिर्फ एंजॉय करूँ बल्कि उसके बारे में थोड़ा सा जानूँ। आपके पास भी इसी नोट पर मेरे जहन में एक बात आ रही है कि आपके पास भी अगर कुछ मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया की हो, कोई कराची की हो सकती है, लाहौर की हो सकती है, इस्लामाबाद में कुछ बहुत मज़ेदार हो सकता है, तो आप हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा, तो हम हो सकता है हम उसको कवर करें अगर वो हमें इतनी इंटरेस्टिंग लगे। सबसे पहले मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। मैं क्योंकि ऐसे शहर में रहती हूँ जहाँ हमारा सबसे बड़ा मसला है कचरा, तो जब भी कचरे की कोई खबर आती है, कचरे के हवाले से कोई इंटरेस्टिंग मालूमात होती है तो ज़रूर हमारा ध्यान वहाँ जाता है। आपको पता है जापान इज़ नोन टू बी द क्लीनेस्ट पीपल, हैविंग द क्लीनेस्ट पीपल। वो कहीं पर कोई इवेंट करते हैं, कुछ भी कोई बड़ा सा कुछ होता है उनके पास, कुछ मुनक्कद करते हैं किसी भी किस्म की सेरेमनी, तो उसके बाद वो सारे तमाम जो लोग होते हैं वहाँ पे मौजूद, वो कचरा साफ़ करके वहाँ से जाते हैं। कतर का जब वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, आपको याद होगा, तो जापानीज़ जो थे शायकीन वो वहाँ सफाई करके गए थे, पूरी दुनिया में बहुत वाह की गई थी। तो जापानियों ने कचरा उठाने का वर्ल्ड कप का इनकाद करना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा एक इवेंट वो किया, अरेंज किया, ऑर्गेनाइज़ किया और पूरी दुनिया से 21 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। इस इवेंट को इन्होंने, इसका नाम रखा है स्पोगोमी। स्पो कहते हैं स्पोर्ट्स, जो कि एक इंग्लिश वर्ड है, और गोमी का क्या मतलब होता है, कचरा। तो उन्होंने स्पोगोमी के नाम से एक इवेंट वर्ल्ड क्या कहते हैं वर्ल्ड इवेंट क्रिएट किया, जिसमें क्या किया कि उन्होंने 21 टीम्स आई पूरी दुनिया से, उनको कुछ मुकाबले दिए गए, उन्हें गलियां साफ़ करनी थी, मुख्तलिफ़ किस्म की सफाई करनी थी और आखिर में बरतानिया ने ये वर्ल्ड कप जीता। जो बरतानवी टीम थी उसने सबसे कम वक्त में अपने जो सारे टास्क थे उस टीम ने कंप्लीट किए और कचरा उठाने का जो दुनिया का आलमी मुकाबला था वो बरतानवी टीम ने जीता। तो शुक्र है कि हम नहीं गए थे, क्योंकि हम भी वहाँ पे शायद फेल होकर ही आ जाते, लेकिन हमें ज़रूर सीखना चाहिए दुनिया भर से कि वहाँ पे सोचो कचरा उठाने के मुकाबले हो रहे हैं और हमारा कचरा फेंकने के मुकाबले में हम अव्वल आते और कचरा उठाने के मुकाबले में कोई भी जीतता रहता। एक और बहुत इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास। आप जो हैं वो हम क्या कहते हैं, दुनिया बड़ी खूबसूरत है और एक चीज़ जो हम सबको इक्वली खूबसूरत लगती है वो होते हैं बर्ड्स। आसमान पे भी खूबसूरत लगते हैं, समंदर में भी अच्छे लगते हैं, तरह तरह के। अल्लाह ताला ने वैसे तो हर स्पीशीज़ में बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, लेकिन बर्ड्स दे आर सो ब्यूटीफुल कि देख के अक्सर अकल हैरान और दंग रह जाती है। न्यूजीलैंड में बर्ड ऑफ द सेंचुरी का मुकाबला हर साल होता है और इस साल न्यूजीलैंड में जिस बर्ड ने ये मुकाबला जीता है उसका नाम बड़ा वियर्ड है। उसका नाम है पू टेकी टेकी। पू टेकी टेकी जो है बर्ड, वो 2,90,000 वोट्स लेके जीती है और सेकंड नंबर पे शायद कीवी आए। न्यूजीलैंड का आपको पता है जो नेशनल बर्ड है वो कीवी है। हुआ क्या था कि जिमी फैलन एक शो होता है अमेरिका में, वहाँ पे जॉन ओलिवर जो कि कमेडियन है, उन्होंने पू टेकी टेकी बर्ड को बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने क्या किया, उसका कॉस्ट्यूम पहनकर आ गए और वो बहुत सपोर्ट किया कि आप लोग इस बर्ड को, क्योंकि एंडेंजर्ड बर्ड है, यानी कि ये ख़त्म हो रही हैं इनकी स्पीशीज़, तो उन्होंने उनको बहुत प्रमोट किया और उसके नतीजे में पूरी दुनिया से इतने वोट्स आए कि उस बर्ड ने ये क्राउन अपने नाम किया। तो सेंचुरी, बर्ड ऑफ द सेंचुरी का जो खिताब है वो पू टेकी टेकी बर्ड को मिला है। आखिर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर, मैं आपसे पूछूं आपके मुंह में कितने दांत हैं, या मैं इस तरह पूछूं कि आपके मुंह में कितने दांत रह गए, तो यकीनन 32 नहीं होंगे। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 32 टीथ होते हैं, लेकिन बड़े होते होते क्या होता है, कोई रूट कैनाल की नज़र हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा विजडम टूथ होता है, तंकरा होता है, वो हम निकाल देते हैं, तो ऐसे ऐसे दांत बहुत कम ही रह जाते हैं हमारे मुँह में, और जो रह जाते हैं उनमें से भी कुछ ही होते हैं जिनमें ठंडा गर्म नहीं लग रहा होता। एक खातून हैं वहाँ पे इंडिया में, हमको पता है उनके मुंह में कितने दांत हैं। उनके मुंह में एक्स्ट्रा 6 दांतों का पेयर है, मतलब 32 तो हैं, उनमें आप 6 और ऐड कर दें, 38 टीथ ऑल टुगेदर। इन खातून का नाम है जनाब आली कल्पना बालन, और कल्पना कहती हैं कि मैं जब टीनेजर थी तो तब से मेरे एक्स्ट्रा टीथ निकलने लगे, तो मैंने सोचा कि मैं निकलवा दूंगी, फिर मुझे डर लग रहा था ये दांत निकालते हुए, तो मैंने छोड़ा कि निकलने दो, और बाद में क्या हुआ कि नीचे 4 एक्स्ट्रा दाढ़ें निकल आई और ऊपर 2 एक्स्ट्रा। और मज़ेदार बात यह है कि ये दुनिया में वाहिद खातून है जिनके मुंह में 38 दांत हैं और उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम आ गया है। तो जिस खौफ की वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा दांत नहीं निकलवाए, उसी खौफ की वजह से आज उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। तो जनाब आली, ये है दैट्स इट फ्रॉम द न्यूज़ रूम। आपको पता है आज दांतों के हवाले से मैंने गेस्ट भी बुलाई हुई है, तो हम उनसे भी जानेंगे कि क्या
ये पॉसिबल है कि इतने एक्स्ट्रा दांत निकल सकते हो, या कल्पना कोई बहुत ही अनोखी खातून है? अब मिलूंगी एक छोटा सा ब्रेक में, आपसे मिलूंगी शेफ साइमा के किचन में। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि शेफ साइमा के किचन में आज कुछ ऐसी चीज़ बन रही है जो जैसी सर्दियाँ आती है ना, हमें उसकी क्रेविंग होने लगती है। तो वो क्या बन रहा है जानते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ शेफ साइमा के किचन में और कुछ बहुत ही अच्छा बन रहा है जो कि है एक्चुअली सर्दियों के सौगात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अविश, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज आप बता रही थी कि कराची जो है वो कराची नहीं, पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 सस्ते तरीन मुल्कों में शामिल है। तो भाई इसकी तो मैं बिल्कुल विटनेस हूँ। हाँ। क्योंकि मैं अगर हम पाकिस्तान में ही देखें तो मुझे लगता है कि आपने पिंडी की बात की कि पिंडी सस्ता तरीन शहर है, मगर पिंडी जाके मुझे बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ। मुझे लगा कि कराची ही जो है ना वो सस्ता शहर है और हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हम लोग इस शहर में रह रहे हैं। दूसरी चीज़ें भी होती हैं, जैसे रेंट होता है, दूसरी चीज़ें भी होती हैं। जैसे कराची का रेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ रहने की कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवरऑल सस्ती नहीं है। हाँ, चीज़ें सस्ती हैं। तो और दूसरा इफ़ यू ट्रैवल तो तब एहसास होता है कि यार ये इतना महंगा ले रही हूँ, है ना। ट्रैवलिंग में सही करना। चलिए, इस बात की तो खुशी हुई कि एटलीस्ट सस्ता तरीन शहर में तो पाकिस्तान का नाम, लेकिन कोई रहना वहाँ नहीं चाहता क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है कराची में। पोल्यूशन के जो इंडेक्स है उसमें कराची इस वक्त टॉप पर है। तो ये सांस लेने लायक नहीं है, अलबत्ता हाँ पैसे कम है। तो आपकी मर्जी है, सस्ता रोए बार बार वाली कहानी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा माविश, आज हम जो हैं वो सर्दियों के ही सीज़न से रिलेटेड मैं स्पेशल हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट ज़रा ज़्यादा हैं। तो हम लोग पहले इंग्रेडिएंट्स वगैरह बता देते हैं, शुरू हो जाएं। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें बोनलेस चिकन ली है 500 ग्राम के करीब, और इसको मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस और ½ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च पाउडर ना हो तो आप काली मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ½ टी स्पून के बराबर सफ़ेद मिर्च पाउडर और हल्का सा नमक शामिल करके मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। ये बोनलेस चिकन है, छोटे क्यूब्स में कटी हुई, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने यहाँ अगेन थाई लेग का के ही छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। मैंने चिकन ब्रेस्ट को नहीं लिया है क्योंकि वो ड्राई हो जाता है। इसके बाद मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी जिन सब्जियों का, उसका मैं बता देती हूँ। इसमें मैंने एक दरमियानी साइज़ की बंद गोभी लेके छोटा छोटा स्लाइस कर लिया था। ½ कप के बराबर गाजर को छोटा क्यूब में काट लिया है। यहाँ पे मेरे पास 1 कप के बराबर कैन मशरूम थे जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है। और ½ कप के बराबर ही हम इसमें हरी प्याज का इस्तेमाल करेंगे। एक मैंने ग्रीन चिली स्लाइस करके रख दी है, वो आखिर में ऊपर डाल के पेश करेंगे। फिर इसके लिए हम एक स्पेशल सॉस बनाएंगे जो सीजनिंग सॉस है। उसके अज्जा भी मैं आपको बता देती हूँ। उसमें जाएगा, उस सीजनिंग सॉस में मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर टोमेटो केचप का इस्तेमाल करूँगी। 5 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस जाएगी हमारी। 4 टेबल स्पून के बराबर चिली सॉस जाएगी। 3 टेबल स्पून के बराबर सिरका जाएगा, सफ़ेद सिरका का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ 1 टेबल स्पून के बराबर डार्क सोया सॉस या ओएस्टर सॉस का आप इस्तेमाल करें। अगर डार्क सोया सॉस नहीं है स्किप करें, ओएस्टर सॉस डालें। बट ये अगर आप डालेंगे तो थोड़ा सा सूप का फ्लेवर में चेंजेस आएंगे। कोशिश करेंगे। आप क्या रेकमेंड करती हैं, डार्क सोया सॉस या ओएस्टर? मुझे ओएस्टर सॉस का ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लगता है जी। और डार्क सोया सॉस भी थोड़ा स्वीटनेस की तरफ होता है, अगर किसी के पास है तो बिल्कुल डाल लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पर प्याले में मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर शक्कर ले ली है जो इस सॉस में जाएगी। मैं भी आपको मेथड भी एक्सप्लेन करती हूँ। 2 चिकन क्यूब्स लिए हैं मैंने। 1/4 से ½ टी स्पून के बराबर अपने हिसाब से आप सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करेंगे इसमें। और 1 टीस्पून ही मैंने चिली पाउडर लिया है। इसको मैंने बोल में निकाल लिया है। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून के बराबर क्रश लहसुन ले लिया या चॉप लहसुन ले लें। और तकरीबन ½ कप 1/4 कप मैंने यहाँ पीनट्स को क्रश कर लिया है। ठीक है, पीनट्स को क्रश कर लिया है। और यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून सेसमी ऑयल है, यानी तिल का तेल। तिल का तेल से वो वाली खुशबू आ रही होती है जो अक्सर आप
पहला ही जो सिप लेते हैं सूप का, उसमें आपको एक हल्का सा तिल वाला आपको फ्लेवर आ रहा होता होगा, तो अब वही तिल का तेल हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं ताकि इसका फ्लेवर जो आप लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं अच्छे चाइनीज़ रेस्टोरेंट ही की तरह बनेगा। अच्छा, अब मैं आपको मेथड बता देती हूँ। माविश, मेथड बताएं हम? बिल्कुल बिल्कुल बताएं। जी, मेथड में हमने ये करना है। अच्छा, एक इस सूप की जो ख़ास बात है वो ये है माविश कि हमने कहीं भी चिकन स्टॉक नहीं तैयार करके रखा हुआ। ठीक है, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट ही डालकर चिकन स्टॉक भी इसी के साथ रेडी करेंगे और फिर इसकी वजह से काम आपका बहुत शॉर्ट हो जाएगा। सिर्फ आपके पास इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, अज्जा कटे हुए होने चाहिए। पहले हम लोग इसमें अपने एक पॉट में 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे। अभी कर लेते हैं जी, इसको ऑन करें, शुरू करें फिर हम। और 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल शामिल करके अभी मैं ऑयल नहीं डाल रही हूँ वरना नज़र से ये जैसा गीला है। फिर हम इसमें अपना जो चॉप्ड गार्लिक है वो शामिल कर देंगे। चॉप्ड गार्लिक की जैसे ही आपको एक खुशबू सी आने लगे तो आपने अपनी मैरिनेटेड चिकन बोनलेस डाल देनी है इसमें और तेज़ आंच पे फ्राई करना है। वही स्टर फ्राई टेक्निक आप याद रखिएगा, ठीक है, जो हमने कल बताई थी। मैंने आपका हिला के पानी सुखा दिया है। माविश, एक चम्मच भी थोड़ा सा और कर देगा जी, वरना ये कौन सा चमचा चाहिए बताएं? सादा फ्लैट वाला दे दीजिए। ये बिल्कुल सादा खुशबू सारे पान और गुटकों की आपको बातें याद है। अच्छा, मैं ना बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ और मैं अक्सर जगहों पे खामोशी से सब सुन रही होती हूँ लोग क्या बातें कर रहे हैं। And I sometimes so enjoy it a lot। लोगों को लग रहा होता है इनको आवाज नहीं आ रही, मुझे पता सा होता है कौन क्या कह रहा है और फिर I tend to remember, बहुत ज़्यादा मुझे याद भी रह जाती है कहीं सुनी हुई कोई बात। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर ही अपना क्रश लहसुन जो है वो डालने जा रही हूँ। जैसे ही आपको इसकी खुशबू आने लगेगी, क्योंकि आपको ही खुशबू आएगी, आप प्लीज़ चम्मच चलाएं और फिर हम इसमें अपनी मैं आपको बिल बनाकर भेज दूँगी। बिल्कुल, एक चेक कार्ड आवरली होगा। मिनट का हिसाब कर रही हूँ। मेरे हर नए कपड़ों में से अदरक लहसुन प्याज की खुशबू आने लगी, साथ भी हो रहा होता है। अच्छा माविश, ये ज़रा तेज़ी से ब्राउन हो रहा है तो मैं अब इसी में इसके साथ ही शामिल कर दूँगी अपनी चिकन के पीसेस जो बोनलेस हमने काट ली थी, या प्लीज़ वहाँ रख दीजिए। और इसको हम जो हैं वो ज़रा सा कलर चेंज होने तक कुक करेंगे ताकि इसका जो जूसेस हैं वो भी इंटैक्ट रहें। बस इससे ज़्यादा ना कीजिएगा जी, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ही पैर हो जाता है फिर। ठीक है। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम लोगों ने शामिल करना है पानी। ठीक है, पहले अदरक लहसुन हमने डाल दिया है, ठीक है, और चिकन के क्यूब्स डाल के अब हम इसको फ्राई करें। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हमने तकरीबन 1.5 लीटर या 6 से 7 गिलास के बराबर पानी इसमें शामिल करना है और इसको पकाना है थोड़ी देर। जब उबाल आने लगे तो हमने अपनी सीजनिंग सॉस यहाँ तैयार करनी है। ठीक है, सीजनिंग सॉस के लिए ये चाहिए हमें कि हम सारे यहाँ पे जो सीजनिंग सॉस के अज्जा हैं जो रेसिपी लिस्ट में भी आपको अलग से दिए हुए, वो आपने मिला लेने हैं बग़ैर पानी के। सबको मिलाकर अच्छे से जो है वो हमने मिक्स करना है। अच्छा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपका चिकन पक चुका है, पानी में उबाल भी आ चुका है और अब बॉइलिंग वाला जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट आप इसको कुक करें, उबालेंगे और फिर मीडियम आंच कर लेंगे। मीडियम आंच करने के बाद ही, मेरी आवाज़ साफ आ रही है? मीडियम आंच जब हम कर लेंगे इसकी तो अब हमने अपनी ना सीजनिंग शामिल कर देनी है इसमें। अभी तक हमने कोई सब्ज़ी नहीं शामिल की है, ठीक है, सीजनिंग शामिल करनी है। अच्छा माविश, ये जैसे ही अभी फ्राई होने लगेगा ना तो हम इसके साथ अपने 1 कप मशरूम्स डाल देंगे, स्लाइस मशरूम। स्लाइस मशरूम ही सिर्फ ऐड करना है, बाकी कोई सब्ज़ी अभी ऐड नहीं करनी है। और फिर हम पानी डालेंगे, फिर हम चिकन को सूप में पकेगा और इसी सूप से जो हम 1.5 लीटर पानी शामिल करने जा रहे हैं उसी से इसका स्टॉक भी तैयार है। साइमा, इसमें हड्डी तो है नहीं कोई, सूप का टेस्ट सही आएगा? हाँ, आ जाएगा माविश। और फिर अभी कॉर्नफ्लावर डाल रही हैं आप? कॉर्नफ्लावर भी डालूंगी मैं आखिर में जब इसको थिक करेंगे। और दूसरी बात ये माविश कि हम इसमें चिकन क्यूब्स भी आज ऐड कर रहे हैं, तो चिकन क्यूब से भी एक एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाएगा। फिर ठीक है। नमक का ख्याल रखिएगा आप लोग प्लीज़, नमक जो है वो ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत। हर चीज़ में नमक है, तमाम सॉसेस में नमक है,
तो नमक आपने आखिर में एडजस्ट करना है, अगर आपको कम और ज़्यादा जैसे भी आप खाना चाहें। अच्छा, मैं अपना प्रोसीजर पूरा बता देती हूँ ताकि जी हम ब्रेक पे चले। ये हमने डाल के इसको भी फ्राई करना है, फिर हमने अगर हम इसमें अभी डाल आई थिंक ये कलर चेंज हो गया इसका। ये बोनलेस आपने वही थाई का लिया? थाई बोनलेस, और थाई बोनलेस इसलिए लिया है क्योंकि वो जो है जूसी भी होता है। आई थिंक अब डाल दें। हाँ, मैंने अब इसमें ये शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसका पानी रिलीज होगा तो उसको हम अभी हम इसको समझे फ्राई टाइप का कर रहे हैं। फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम अपना पानी शामिल करेंगे, 1.5 लीटर पानी शामिल करके इसको उबालना है। जब इसमें उबाल आ जाए तो आपने थोड़ा मीडियम आंच पे 5 to 8 मिनट्स तक कुक करना। ठीक है। जब ये कुक हो जाए तो हमने अपनी सीजनिंग सॉस जो यहाँ बना के रखी हुई थी, जिसमें हमने 1/4 टीस्पून के बराबर सफ़ेद मिर्च, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून चीनी, 2 चिकन क्यूब्स और बाकी ये तमाम सॉसेस ये हम इसमें शामिल कर देंगे फॉर फ्लेवर। ठीक है, ये जब चला जाएगा और ये भी थोड़ा सा कुक हो रहा होगा, साथ ही साथ फिर हमने माविश इसमें शामिल करनी है अपनी तमाम वेजिटेबल्स। हरी प्याज आप अभी भी बचा लें, हरी प्याज ना कोई डालें, वो आखिर में डालें। वो जब आप बंद करें तो ये इतना हॉट होगा कि हरी प्याज से ही वो स्टीम में कुक और फ्लेवर और खुशबू आ सब चीज़ें आ जाएंगी। हमने ओवर कुक कुछ नहीं करना, हर चीज़ हम क्रंची रखें। ठीक है। ये अभी इसका जितना पानी नजर आ रहा है जी, ये अभी वो हो जाएगा ड्राई। ये आप कह रही हैं बिल्कुल ड्राई कर फिर इसमें पानी डालेगा? पानी डाल लूँगी ताकि फ्लेवर्स अंदर लॉक हो जाए। बस ये मैंने अब थोड़ा सा तेज़ कर दिया माविश। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है। अच्छा, सूप के साथ ख़ास इसकी बात ये होती है कि सूप आपने खड़े होकर उसी वक्त रेडी कर लेना, यानी अब आपने इसको छोड़ के हटना नहीं है। हाँ, 10-15 मिनट्स में ये चीज़ें रेडी हो जाती हैं। अच्छा, फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपना कॉर्नफ्लावर। ठीक है, कॉर्नफ्लावर हम 5 to 6 टेबलस्पून डालेंगे। आप घर में अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, क्या आपने अगर गाढ़ा रखना है, आप उसके हिसाब से अपने कॉर्नफ्लावर को शामिल करिएगा। कॉर्नफ्लावर हमारा पानी में डिज़ोल्व होगा, हम मिक्स करेंगे, इसका एक स्लरी सी बनाएंगे और उस स्लरी को भी ढक करके डाल नहीं देना है, बल्कि थोड़ा आप डालते रहें और कंसिस्टेंसी देखते रहें कि सूप की कंसिस्टेंसी हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ कॉर्नफ्लावर ही नज़र आए खाली पैर और आपका सूप के सारे फ्लेवर्स किल हो जाएं। ये आपने नहीं करना है, इस बात का प्लीज़ ख़ास ख्याल रखा करें। बाज़ार में जो सूप ऐसे ठेले वगैरह में मिल रहे होते हैं, उसमें सिर्फ कॉर्नफ्लावर होता है और कुछ नहीं होता। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि आपने अपने खाने को, अपने सूप को हेल्दी भी कैसे बनाना है। और जो लोग हेल्दी कॉन्शियस हैं वो कॉर्नफ्लावर स्किप कर सकते हैं, उसके बाद भी ये उतना ही बेहतरीन सूप बनेगा। बिल्कुल ठीक है माविश इसको, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस है बंदा, मगर इतना कोई कॉन्शियस ना हो कि कॉर्नफ्लावर भी नहीं डाल रहे हो, ये भी नहीं कर रहे। फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जैसे जो ग्लूटेन फ्री या इस टाइप की डाइट पर होते हैं ना, जो मुख्तलिफ डाइट जी, तो वो नहीं खाना चाहते हैं, तो वो उसके बगैर भी अगर ये बनाएंगे तो मैंने आपसे कहा कि ये बहुत अच्छा सूप बनेगा, बहुत हेल्दी होगा। इसको मैं जैसा बंद करूँगी। इसमें पानी नहीं डाल रही? चलें डाल देते हैं पानी, पूरा देखें तो मैं एक खड़ा असिस्टेंट तो करवाएं। तो मैं फिर जो है मेथड और एक्सप्लेन करूँ, बीच में और भी चीज़ें मैं आप करें ना, तो भाई ब्रेक पे जा रहे हैं इसलिए नहीं, मैं पूरा मेथड एक्सप्लेन कर दूँ। 2 मिनट्स लेने। चलें ख़वातीनो हज़रात, 2 मिनट्स में। अच्छा, अब जब हमने इसमें शुक्र है खामोश हो गया क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। अच्छा, जब हम इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको हिलाते भी रहना है ताकि कॉर्नफ्लावर भी आपके सूप में डिज़ोल्व हो जाए। फिर सबसे आखिर में आपने 2 अंडे, 2 से 3 अंडे, जिसको जितना पसंद है वो फेंट के ऐसे गोल गोल करके, ये हम आखिर में दिखा देंगे जी, यूं करके डाल देंगे सर्कुलर मोशन में और 3 से 4 सेकंड आप रुकें और फिर उसको फोर्क की मदद से आपने कांटे से हिलाना है उस अंडे को जो हमने गरम अपने सूप में डाला है, उससे वो चंक्स बन जाएंगे जैसे रेस्टोरेंट में आपको नज़र आते हैं। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और चूल्हा बंद करने के बाद हमने आखिर में अपना सेसमी ऑयल डाल के, पकाना नहीं है, सेसमी ऑयल डालना है। ये क्रश पीनट्स ऐड करने हैं,
ठीक है, ये बहुत एक अच्छा फ्लेवर भी देंगे, सॉल्टीनेस भी आएगी, क्रंचीनेस भी आएगी, और फिर जो है हमारा हरा प्याज जो है वो जाएगा। ये आपने सॉल्टेड पीनट्स लिए, सॉल्टेड पीनट्स ताकि उनका फ्लेवर ज़रा अच्छा है। जी, आप चाहें तो आप स्पाइसी पीनट्स भी ले सकते हैं, जिसको थोड़ा सा स्पाइसी सूप अच्छा, करना। आपने जो बताया ना वो मैं क्या करती हूँ, मैं तो इतनी आपको पता है झटपट से भी झटपट हूँ, तो ऐसे ही अंडा उठाया और मेरे पास सुपर वुमेन है। नहीं मेरे पास वक्त की कमी ने मुझे शायद कुछ ज़्यादा ज़्यादा ऐसी लेजी बना दी। वो जो विस्कर नहीं होता, विस्कर जिससे आप फेंटते हैं, तो बस मैं डायरेक्ट अंडा डाले ऐसे विस्क किया तो उससे भी डिजायर्ड शक्ल आ जाती है। मैं भी घर में ऐसी ही ना, क्योंकि मेरे टीवी पे हम थोड़ी सी तरह एक्टिंग प्रॉपर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना सीख रहे होते हैं, बिगनर्स होते हैं, उनको नहीं पता। मैं बिगनर्स को बताती हूँ कि जो काम 20 मिनट में हो रहा है वो 10 मिनट में हो सकता है। माविश, यहाँ तो मैं इतना नाप तोल के सिखा रही हूँ ना, मैं घर में कोई मेजरमेंट्स नहीं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी मेरी तमाम आप तो 22 साल से पका रही हूँ, तो फिर वो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है। और मेरी कोशिश भी ये होती है कि मैं चखूँ भी ना, चखे बगैर ही हर चीज़, अनटिल अनलेस किसी में मुझे हल्का सा स्वीटनेस या सावरनेस चेक करनी हो तो मैं एहतियातन चख लेती हूँ, अदरवाइज मैं अपने घर की दावतों में कोई चीज़ नहीं चखती। तो अगर आप उनकी घर की दावत में जाएं तो अपने रिस्क पे जाएं, इन्होंने कुछ चख के नहीं रखा हुआ होगा, तो अगर कुछ गड़बड़ है तो इन्होंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई गड़बड़ कभी नहीं हुई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। नहीं होगी तो तुम कहोगी कि मैंने तो बताया था, मैंने चखा। नहीं, और ये ऐसे ही पकता है, फिर आप इसको ऐसे ही बोलेंगे तो ऐसे ही पकाया जाता है। तो हम ब्रेक ले लें, आपने सारा प्रोसीजर बता दिया है। प्रोसीजर अगर हम इसको बीच में या आखिर में दिखा सकें तो बहुत अच्छी बात होगी, बिकॉज ये थोड़ा सा प्रोसीजर देखने वाला ही है, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करूंगी और आप लोगों से आखिर में मुलाकात होगी। जी माविश। अच्छा जनाब आली, सूप जो है वो अब शुरू हो चुका है और आप शायद बीच बीच में देख लेंगे इंसर्ट्स। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद अभी मैंने आपको दांतों वाली खबर सुनाई थी ना कि एक औरत के मुंह में 38 दांत हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा दांत उस बेचारी के निकले जा रहे थे और खौफ के मारे उसने नहीं निकलवाए। फ़ायदा उसको ये हुआ, उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आ गया। तो हमारे साथ एक डेंटिस्ट मौजूद है ब्रेक के फ़ौरन बाद, जिनसे पहले तो मैं सबसे पहला सवाल ये करूँगी कि ये क्या पॉसिबिलिटी है, और है तो क्या उसको निकलवा लेने चाहिए थे कि नहीं। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको मेंशन किया था वो खातून जो कल्पना बालन है, जिनके मुंह में 38 दांत हैं। तो सबसे पहले मैं आज यही सवाल से शुरू करूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं एक डेंटिस्ट जिन्होंने दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में भी ट्रेनिंग हासिल की है, प्रैक्टिस भी की है, तो उन्होंने सिर्फ हमारे ही मुँह नहीं खोले, उन्होंने गोरों के मुँह खोल खोल के चेक किए हैं। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर माविश मसूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा ये बताइए, पहले तो बताया हमने दुनिया में कहाँ कहाँ किस किस के दांत चेक किए? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मोस्टली, हाँ, और अब यहाँ। हाँ, तो बहुत ही ऐसा सवाल करी जिससे शायद शर्मिंदगी हो, तो पाकिस्तानी दांतों की हाइजीन में और गोरों की हाइजीन में कोई वाज़ेह फ़र्क तो नहीं था ना? है। हाँ, आई नो है इसलिए बिकॉज उनकी हाइजीन पे फोकस हमेशा रहता है। हाँ। बचपने से उन्हें पता है उन्हें और कुछ करना है कि नहीं, उन्हें स्केलिंग या जिसको हम क्लीनिंग कहते हैं वो ज़रूर उनकी रेगुलरली और इरेगुलरली ऑफ एंड ऑन हो रही होती है। हमारे यहाँ कोई कौन सा, और हमारे यहाँ आते ही तब मैं डॉक्टर के पास जब रूट कैनाल कराना नहीं, हाँ, जब तकलीफ होती है, जब तक दर्द नहीं होता तब तक तकलीफ भी हल्की फुल्की नहीं। हाँ हाँ, माशाल्लाह बहुत बर्दाश्त है लोगों को। बर्दाश्त होता है ना। आई मीन यहाँ तो एक छाला हो जाता है तो इतनी उलझन हो रही होती है, लेकिन लोगों की माशाल्लाह बहुत छाले कैंसर में तब्दील करा कर आते हैं लोग। एब्सोल्युटली। हाँ, तो जितनी रिजिलियंट कौम है हमारी, इस वजह से हम पता ही हमें जागते ही तब है जब अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। अच्छा, कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट आई गिव कि जो इतने सारे दांत हैं, तो ये कल्पना बालन को ज़्यादा खुश होना चाहिए कि शी हैज़ 38 टीथ इन हर माउथ। अगर आपका नाम उसकी वजह से गिनीज बुक में आ जाता है तो उसमें दुख की तो कोई बात इससे खुशी की कोई बात नहीं। नाम आ गया, अब भले जो भी हो, बिकॉज़ तो उसके क्या नुकसान है? यही पूछना चाह रही थी मैं। क्यों आया वैसे? आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। शी इज द ओनली वन हु हैज 38 teeth in her mouth. Well, apparently she's kept them and they're kind of working for her, but usually काफी लोगों के extra आते हैं. It's not. Or would they take it the first time? Or even they retain them, लेकिन maybe not as many. वो एक दो होते हैं, इनके शायद ज़्यादा इसके 6 नीचे हैं और नहीं 4 नीचे और ना इनका usually these things are related with some syndromes जिनके साथ वो होता है, लेकिन तो is it good or bad? Well, it depends. Like I said, it's working out for her. There's nothing wrong with it. If they're functional and she's managing, it's okay. The only thing is that if you don't look after them,
देन वो आपकी नॉर्मल हाइजीन जो है, आपकी नॉर्मल क्लीनिंग को हिंडर करे ना। आपके जब लोगों के एक दांत ही प्रॉपर साफ नहीं हो रहे होते, उसमें आपने दो दो एक साथ, जब डबल पार्किंग हुई हुई है, जिसको मैं कहती हूँ अक्सर जब क्राउडिंग के साथ लोग आते हैं ना, डबल पार्किंग हुई हुई है फुल ऑन, तो वो उसमें फिर जाहिर है आपस में उनकी गम हाइजीन और ओरल हाइजीन में प्रॉब्लम होती है, अनलेस दे मेंटेन इट प्रॉपर्ली। तो यानी कि जो कल्पना वाला है उनको बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, एज लॉन्ग एज हर नेम इज इन द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नथिंग टू बी हैप्पी फॉर। हाँ, आई मीन क्या सही है। अच्छा, अब जो है जो जिस टॉपिक के लिए मैंने आपको बुलाया, हम लोग आमतौर पे बात करते हैं बच्चों की डेंटल हाइजीन की, बहुत बात करते हैं, हम अपनी बात कर रहे होते हैं। जैसे मेरे पास कुछ अर्से पहले एक और डेंटिस्ट आए थे, तो वी वर टॉकिंग अबाउट के रूट कैनाल इफ इट्स सेफ और नॉट। हम आमतौर पे कभी भी बात नहीं करते बुजुर्गों की ओरल हेल्थ डेंटल हाइजीन के बारे में। और जब हम, या तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा चलो बूढ़े हैं, इनके तो दांत गिरने ही हैं, या चलो बूढ़े हैं अब तो इन्होंने मरना ही है। हम लोग अपनी भी तो मौत का, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि 60 से ऊपर, अगर उनसे मैं कहूँ कि व्हाई डोंट यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें, अरे अब तो मरना ही है। तो हम ना 55 के बाद तैयार है मरने के लिए, गिव अप कर देते हैं। हाँ, डाउन हिल है। तो अब दांत गिर रहे हों, बाल झड़ रहे हों, कोई भी टेकन इन स्ट्राइड कि ये तो दिस इज पार्ट। हाँ, तो हम यूजुअली बात ही नहीं करते एल्डरली की ओरल हेल्थ के बारे में। तो मैंने आज आपको स्पेशली इसी के लिए बुलाया था कि एक तो क्योंकि हम सब अभी उसी रोड पे गामजन है और पता भी नहीं चलेगा कि कब हम एल्डरली में शुमार होने लग जाएंगे। सही बात है। तो मेंटली हम नहीं है, लेकिन एक्चुअली हो गए ना हम, वही वाला हाईवे ले चुके हैं। तो मुझे बताइए सबसे पहले तो कि क्या डेंटल हेल्थ, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मिडिल एज पीपल और द यंगर वंस, क्या क्या तब्दीलियां जो रूनुमा हो जाती हैं? आई थिंक मिडिल एज से ही वी शुड बी। आप मिडिल एज किसको कह रही हैं? 40s, 35? हाँ, आई वुड से लेट 30s एंड 40s। खवातीन के लिए तो देखो, बिकॉज ऑफ द चाइल्ड बर्थ, उसकी वजह से जो इतने चेंजेस आते हैं, सो फॉर वुमेन आई वुड से 30s के बाद आपका मिडिल एज स्टार्ट हो गया, चाहे आपको कितने भी अपना आप जवान लग रहा है। फीलिंग जो भी हो, अंदर की फीलिंग की बात नहीं हो रही है, द बॉडी सेल्स एज। तो आई वुड से कि या आई थिंक मिड 30s वन शुड स्टार्ट बीइंग केयरफुल और बीइंग माइंडफुल अबाउट इट एटलीस्ट, कि मतलब हाँ ये एक चीज है जिसको हमने देखना है। अब तक अगर कोई मसला नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं है हम आगे भी 30 साल निकाल लेंगे। वन शुड स्टार्ट लुकिंग इनटू इट। तो अगर आप तब से ही थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू कर देंगे, सो आई थिंक आपका बुढ़ापा कुछ बेहतर हो जाएगा। हाँ, सही बात है। क्योंकि बात ये होती है कि बुढ़ापे के साथ खाने का शौक नहीं जाता। जितने मैंने पेशेंट्स देखे हैं उनका बढ़ जाता है, जितना डॉक्टर मना करता है, जितनी उनको एहतियात कही जाती है, उतनी ही बद एहतियाती में आ जाते हैं। तो जिनको कह रहे हैं ना आपने अब आप कम खाएं या नहीं खा सकते, उन्होंने उतना ही खाना होता है, तो शौक नहीं जाता। तो दांतों की जरूरत रहेगी, दांतों की जरूरत रहती है, एंड दैट इज वेयर दे स्टार्ट गेटिंग मिजरेबल कि we can't eat what we want to eat। और डेंचर के साथ it's not easy, of course। It is not easy, but बात वही है, if you really want to avoid dentures, then it needs to be looked after मैं earlier उस दिन on। एक पढ़ रही थी कि ओल्डर एज के साथ ड्राई माउथ हो जाता है। थोड़ा सा बताइए कि हाउ ओरल हेल्थ डिटीरिएट्स और चेंजेस टाइम के साथ। देखिए, एक तो लाइक आई मेंशन विद वुमेन हार्मोनल चेंजेस, ठीक है, बीट प्रेगनेंसी, बीट प्यूबर्टी, बीट मेन्योपॉज, बीट लेटर, विमेन का तो एक सिंपल बहुत एक मेजर फैक्टर आपका ये हार्मोनल चेंजेस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद विद एज हमारे पास डायबिटीज इज वेरी कॉमन, ठीक है। डायबिटीज का बेसिक एक सिम्टम ही ड्राई माउथ है ना, आपका एक सिम्टम ही ड्राई माउथ है कि आप बार बार पानी पीते हैं। डायबिटिक्स हैव टू ड्रिंक मोर वाटर बिकॉज उनका मुंह खुश्क हो रहा होता है, राइट। और फिर तो उसकी वजह से फिर उन्हें वॉशरूम ज़्यादा जाना पड़ता है। सो दीज आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक्स। तो अक्सर लोग के बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े, अब हम बाहर जाएंगे फिर हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा, पानी नहीं पीना। You would notice a lot of people when they're traveling, they don't drink water. They don't drink water because ये कि हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो अब बात वही है, मुंह तो ड्राई है, आप खा पी भी रहे हैं और आप पानी भी नहीं पी रहे, सो इट्स अ बिट ऑफ एन इरिटेंट मुंह में कि आपसे चबता भी ठीक नहीं है। द सलाइवा इन योर माउथ इज एक्चुअली हेल्प्स टू च्यू, ठीक है, डाइजेशन के अलावा इट हेल्प्स टू च्यू। लेकिन अब आप उसमें पानी भी नहीं पी रहे हैं, मुंह भी ड्राई हो रहा है, तो ये चीजें फिर उसके बाद दांत हिलने लग जाते हैं विद एज। वो दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ केयर अर्लियर ऑन। अच्छा, तो आप बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं। ठीक है। I've seen people in their 80s with their teeth both my parents सारे दांत सलामत हैं उनके। माशाल्लाह। My father is turning 82, कोई एक दांत नहीं गिरा। तो फिर बात वही ना, it's not old age, ठीक है, it's what you have done with it in your middle ages is what I would say। बात वही, हम अपनी बॉडी के साथ जो भी कर रहे होते हैं वो एंड में पूछ रहा होता है ना हमें।
खाना पीना आप बेहतियाती करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका मतलब फूड इनटेक हाई है, तो फिर यू एंड अप विद योर डायबिटीज, यू एंड अप विद हाइपरटेंशन, यू एंड अप विद ब्लड कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स. सो इट्स व्हाट वी आर पुटिंग इनटू आवर बॉडी. ओल्डर एज में यूजुअली आपका ड्राई माउथ मेडिकेशंस की वजह से ठीक है जो आप ले रहे हैं अपनी फॉर आपकी कार्डियक पेशेंट जो मेडिकेशंस लेते हैं, फिर एपिलेप्टिक मेडिकेशंस होती हैं, इनकी वजह से आपकी काफ़ी लोग एंटी डिप्रेसेंट्स पे आ जाते हैं विद टाइम एंड एज के. नींद नहीं आ रही तो रात को एक गोली खा ली. डायबिटीज़ की मेडिकेशंस हैं. अ लॉट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज एंड सम ऑफ देम पुट टुगेदर दे डू कॉज ड्राई माउथ. सही है. इसका एहसास आप पेशेंट्स को शायद पूरा नहीं होता, नहीं हमें तो नहीं पता लगता, बट व्हेन वी सी द क्वालिटी ऑफ सलाइवा and the quantity of it, it's definitely बुजुर्गों में changes. अक्सर कहते हैं गला सूख रहा है, गला सूख रहा है ना. और फिर वो यही है ना पानी नहीं पीना क्योंकि फिर बाथरूम जाना हाँ, पड़ेगा. और फिर हाँ एग्जैक्टली. तो अच्छा अब आते हैं कि व्हाट आर द लाइफस्टाइल चेंजेस कि आप अर्ली एज में करें या मिडिल एजेस में करना शुरू करें जिससे आपको आगे जाके आप अपने आप को दुआ ही दें कि मैं सुधर गया था. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेंटेन प्रॉपर हाइजीन. उसके लिए जरूरी नहीं आप डेंटिस्ट पे जाएं, डू इट एट होम, लेकिन रात की ब्रशिंग बहुत जरूरी है. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल अवॉइड दैट. जो 99% ऑफ टाइम्स नो वन डज. नहीं करते. 1% शायद कोई कर कह रही हूँ ना, चलो आप 5% में दे दूंगी, चलो 5% वो भी जिनको पहले से बहुत मार पड़ चुकी है कि भाई करना है वरना ये हो जाएगा वरना वो हो जाएगा, तो वो फिर भी 5% पे आ जाते हैं. बट पीपल डोंट बिकॉज दे टायर्ड. वो रात को स्नैकिंग चल रही है, लेट नाइट चल रही है, बैठे बैठे सो गए थे, फिर उन्होंने चश्मा वश्मा साइड में रखा है, चिप्स का पैकेट भी उठा के साइड में रखा. वो जो लेट नाइट मूवी चल रही है, पॉपकॉर्न चल रहे हैं, we usually doze off. Yeah. तो हमें पता ही नहीं होता हम किस वक्त सोए. सो बात वही ना, एंड एवरीथिंग दैट्स लेफ्ट ओवर इन द माउथ, it's doing double duty of decomposition at night time. Oh God. Right? Night time is the time when your body actually repairs itself, all the cells. जो आपने छोड़ दिया वो डिकम्पोज हो रहा है, तो वो सुबह वो जो बदबू आ रही होती है ना, वो इसलिए होती है कि everything that you left inside has been rotting in. It's like when you open up the dustbin in the morning, how it smells. हाँ, तो वही आपका मुंह से. हमारे मुंह का वही हाल है. तो रात की ब्रश इज अ मस्ट. बहुत जरूरी है. फिर फ्लॉसिंग अगेन वो मैं कहूँगी 0.5%. हाँ, 1% का भी नहीं है, 0.5%, बिकॉज ये के कॉन्सेप्ट नहीं है, होता नहीं है, आदत नहीं है. एक टूथपिक वाले अंकल देखे हैं मैंने जो मुंह में टूथपिक घूमती रहती है, लेकिन उनके दांतों पे वो पान वाले सारे स्टेन्स भी मौजूद होते हैं. गैप्स होते हैं ना, इसलिए. तो ये वाली चीजें अगर हम लाइक आई सेड मिडिल एजेस, इफ वी स्टार्ट लुकिंग आफ्टर देम एटलीस्ट वंस अ ईयर, ठीक है. जनरल रिकमेंडेशन इज 6 monthly checkup, 6 monthly scaling and cleaning. That's what abroad is, everywhere in the world. That's what the recommendation is. आप नहीं कर रहे, आप साल में एक दफा तो चक्कर लगा लें. मतलब जरूरी नहीं है कि you have to go when it hurts, because by the time it hurts it's a bit too late already. Right. तो आप थोड़ा सा precautionary, अगर वो है ना, गाड़ी जब तक आवाजें नहीं करेगी, जब आप जाएंगे 6 काम और निकलेंगे. आपने बताया ना बड़े बर्दाश्त वाली कौम है. हाँ माशाल्लाह. हाँ, बहुत, तो इसलिए बहुत. अच्छा, आप कह रही रेगुलर चेकअप्स कम से कम साल में एक मरतबा चले जाएं डेंटिस्ट का. माफिश डेंटिस्ट ना एक्सपेंसिव भी बहुत है. दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस कि हम अवॉइड करते हैं कि इतना, लेकिन फिर वही बात है कि रूट कनाल ज्यादा एक्सपेंसिव है. बेसिकली देखिए, neglect is more expensive when you go eventually after 5-6 years to fix the neglect that you have done. That is costly. फिर अब वो 5 साल के जो आपने पैसे बचाए थे ना, वो सारे एक ही दफा में पूरे होते हैं. You never save. Let me tell you this. By not going, you don't save. You end up spending double, more pain, more trips. Yeah. And it's nothing what the original was. सही. अच्छा, जो दांत हिलने लगते हैं, गिरने लगते हैं later ages में, how you can protect that? देखिए, साउथ एशियंस में पेरिडोंटल डिजीज इज वेरी कॉमन. अच्छा. जैसे गोरों में आप कहते हैं ना फर्क है, गोरों में आपको डिके मैंने बहुत देखा, उनमें कैविटीज होती है, उनमें गम डिजीज इतनी नहीं होती, बिकॉज फॉर द रीजन कि उनकी शुरू से जो अपब्रिंगिंग होती है उसमें स्केलिंग, डेंटल विजिट्स, फ्लॉसिंग, ये बड़ी एक कॉमन चीज होती है. तो जो इग्नोर करता भी इवेंचुअली कभी ना कभी चला जाता है, कभी ना कभी कर लेता है. हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, आखिरी स्केलिंग कब हुई थी? व्हेन आई वाज 17. लास्ट में जिंदगी में या कभी नहीं, एग्जैक्टली, या कभी भी नहीं. तो अब उसका जो बोन लॉस हो चुका होता है, वो आप जब स्केलिंग करके कहते हैं ओह हमने स्केलिंग कराई, सारे दांत हिल गए. जी. भाई टाइल को बीच में जिसने ग्राउट पकड़े हुए होती है ना, हमने सिर्फ वो गंदगी निकाली है, तो टाइल तो हिलेगा ना. गंदगी ने दांत पकड़े हुए तो थे ना. मतलब ठीक है, आप उसको पालें,
जब तक वो खुद नहीं गिरते फिर आप पालिए। तो मुझे बताइए कि जो आप कह रही हैं स्केलिंग से जो हल्के से दांत हिल जाते हैं वो वापस आ जाते हैं अपनी एक आध दिन में सेट हो जाती देखिए है? वो बोन पकड़ लेती है ना ठीक है। वापस, आप बोन को हील होने देंगे तो होगा ना। बात वही है, अगर आप एक जगह पे गंदगी है आप उसी में तो रेनोवेशन नहीं करेंगे, यू नीड टू क्लीन इट आउट फर्स्ट and then you can put in more cement in to hold it together, right? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यू दैट स्केलिंग प्रिवेंट्स आगे जाके? यस, हमारे पास बड़ा कॉन्सेप्ट है कि नहीं उससे दांत घिस जाते, उससे दांत हिल जाते, जगह बन जाती है। ये हमारे पास बहुत प्रिवेलेंट कॉन्सेप्ट है और इसकी वजह से पीपल अवॉइड इट, हाउएवर इट इज द अदर वे अराउंड। सही। तो एक तो हाइजीन पे बहुत ध्यान रखें, रात को ब्रश करके सोएं, चाहे दिल चाह रहा है नहीं दिल चाह रहा। दूसरा थोड़ी सी कमेटी डाल के जो है वो 6 महीने में या साल में जाके स्केलिंग कराएं। आपको पता है बहुत एक लॉन का जोड़ा कम ले, हाँ स्केलिंग करा लें। हाँ, लॉन के वही कुछ भी करा लें, लेकिन दूसरा ये कि कोई ऐसी मेडिकेशंस हैं जैसे कैल्शियम डिफिशिएंसी जो बढ़ा देती हैं कभी, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? चले हम पहले बात करते हैं कि व्हाट आर द जो है जैसे कैल्शियम की क्या हमें लेनी चाहिए, कौन सी सप्लीमेंट्स हैं जो हमें अपनी उसमें शामिल करने चाहिए डाइट में फॉर बेटर बोन हेल्थ? बोन और दांत का एक ही देखिए, द बोन इज एक्चुअली होल्डिंग द टीथ टुगेदर, यस, बट बात वही है अनलेस यू हैव एन एक्चुअल वेरी एक्टिव बोन डिजीज, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में भी मैंने दांत खुद ही हिल के गिरते नहीं लोगों के देखे, ठीक है। यू सी पीपल विद ऑस्टियोपोरोसिस दे हैव वेरी वीक बोन्स, प्रॉब्लम्स हो रही है, दांत वहीं के वहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि अगर कैल्शियम डिफिशिएंसी है भी या विटामिन डी है तो इट डज नॉट अफेक्ट टीथ एज सच। वो उसकी वजह से दांत हिलेंगे नहीं आपके, हिल के गिर नहीं जाएंगे, और आपकी वजह कहते हैं ना दांतों में से हमारा सारा कैल्शियम चला गया, नहीं ऐसा नहीं होता। सही है यार, ये तो बड़ा मिसकंसेप्शन है। बहुत है ना, बहुत है। अच्छा, कोई और लेट्स सम इट अप, कोई ऐसा कोई मिसकंसेप्शन है जो मजीद आप क्लियर करना चाहें? I think pregnancies में women should really go and get their dental checkups done. That is a major misconception कि नहीं, जब और उनका कसूर भी नहीं है। The gynecologists are not referring them to one. I know when I was pregnant, my gynae said कि you're a dentist, I don't have to tell you कि आपको अपना checkups कराने। तुमने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग ये एडवाइस भी करते हो, क्योंकि हम तो अपनी ट्रेनिंग पाकिस्तान से जब करके गए थे बाहर, तो यहाँ तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बल्कि ये था कि ओह प्रेग्नेंट औरत आ गई, उसको तो आपने हाथ नहीं लगाना, आप उसका एक्सरे नहीं कर सकते, आपने उसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी, एंटीबायोटिक्स पे एंटीबायोटिक्स देते रहे। वो प्रेगनेंसी में एक्सरे नहीं कर सकते? देखिए कर सकते हैं इफ यू हैव प्रॉपर प्रिकॉशंस, ठीक है। वहाँ बाहर हम लोग लेड एप्रन्स यूज करते थे, राइट। और हमारा जो पेरिएपिकल एक्सरे, जो हम छोटा वाला एक्सरे लेते हैं, जो करते हैं, एंड आई हैव टू प्रूव इट टू द पेशेंट्स, आई यूज्ड टू डू दैट कि मैं उसका एक एक्सरे की फिल्म पे क्लिप लगा के उसकी गोद में रखती थी या उसके चेस्ट पे ओवर द एप्रन, और एप्रन उनका पहनाते थे, और फिर हम एक एक्सरे लेते थे मुंह में जस्ट टू शो देम। फिर मैं दोनों उनको करके दिखाती थी कि अगर इस पे एक्सपोजर आया हुआ होता एप्रन के अंदर जो हमने एक्सरे रखा था, वो उसमें फिर आपका निशान आता। सो व्हेन यू प्रोटेक्ट देम प्रॉपर्ली, यहाँ पे हाउएवर देयर इज नो सच प्रोटेक्शन। सम डेंटिस्ट हैव इट, सम डेंटिस्ट हैव इट, दोस कॉलर्स आर अवेलेबल है, बट दे आर नॉट यूज्ड। तो बेहतर है ना लिया जाए, ठीक है। यू डोंट वांट टू रिस्क द पेशेंट और द मदर, ठीक है। कोई मैसेज देना चाहोगी एल्डरली को जिनके दांत हिल रहे हैं कि उनका कोई फ्यूचर है या फ्यूचर है, उसको सिर्फ डिले ना करें, उसको डिले ना स्पॉट करें फौरन। हाँ, क्योंकि अब देखो तकलीफ जब तक नहीं होगी तब तक नहीं। हम दांत 4 दांत बच गया, हम इन्हीं से खा रहे हैं, 2 रह गए हैं, हम इन्हीं को चला लेंगे, ये ना करें। मैंने यू हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंजॉय योर फूड, दे कैन। डेंचर्स आर अ प्रॉब्लम, लेकिन ये कि दे आर द लास्ट सोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली, जब हमारे पास कुछ भी नहीं बनता टू डू अ ब्रिज or to do an implant because of illnesses and the expense. A lot of people can't go for implants in the old ages. But ये कि डेंचर थोड़ी सी अगर बर्दाश्त कर ले तो it's a very good tool. Right. Thank you so much, Dr. Mavish, Most welcome for being here और हमारे थोड़े बहुत misconceptions जो हैं आपने क्लियर किए। अच्छा, सुना आप लोगों ने कि खुदारा रात को दांत ब्रश करके सोइए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही के दांत हैं, और जिनको 60 साल की एज में लग रहा है कि अब उन्हें मरना ही है, अगर आप 90 साल तक जिंदा रह गए तो फिर क्या होगा? पोपले मुंह से कैसे जिंदगी गुजारती है? अच्छे लगेंगे, स्माइल भी नहीं कर सकेंगे आप कैमरा के लिए, और डेंचर्स बहरहाल डेंचर्स हैं। तो save your teeth, save yourself and try to spread the right information family के साथ या जिन लोगों को आप जानते हैं। दूसरा, फ्लॉसिंग का कॉन्सेप्ट हमें लगता है बड़ा इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से फ्लॉस अवेलेबल है। और तीसरी चीज़ ये कि जैसे एक छोटा सा स्पॉट देखें कहीं पर भी कैविटी का, फॉरेन डॉक्टर के पास जाएं, रूट कैनाल बहुत एक्सपेंसिव होता है, सफाई फिर भी आसानी से हो जाती है।
एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। आमतौर पे क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में ना हर किसी का राय को बहुत अहमियत देते हैं, या हम कहीं जाके नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो हमें लगता है हमें उनके साथ इन कंप्लायंस होके रहना है, जैसे जिस तरह का पहनावा उन लोगों का है हमें भी ज़रूरी है करें। तो जो दूसरों की राय को ज़्यादा अहमियत देना या लोगों से इम्प्रेस हो जाना या बहुत ही आसानी से अपने आप को सरेंडर कर देना फॉर अदर पीपल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इसको पीयर प्रेशर कहते हैं। ये हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर फेस भी किया होता है, कभी हमने सफ़र भी किया होता है। तो इसको डील कैसे किया जाए, क्या इसका तरीका है, तो हमने एक बहुत अच्छा पैनल इनवाइट किया है। हम आपसे मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने एक बात का जिक्र किया था कि आमतौर पे क्या होता है कि हम कहीं नए इलाके में शिफ्ट होते हैं तो हम चाहते हैं कि जिस तरह सब बातें करें हम उसी तरह करने लग जाएं, जिस तरह का लोगों का पहनावा है वैसे हो जाए। ऑल्दो कहा जाता है डू इन रोम व्हाट रोमन्स डू, लेकिन बहुत दफ़ा क्या होता है रोमन्स के तरीक़ों को अपनाने के चक्कर में हम कहीं डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर रहे होते हैं। एहसास तब होता है जब हम अपना आप उस प्रोसेस में खो देते हैं। पीयर प्रेशर बड़ी एक आम सी चीज़ है, हम में से हर शख्स किसी न किसी वक्त या ज़िंदगी में और कभी कभी तो पूरी ज़िंदगी फेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शादियों के मौके पे अगर आपको प्रेशर है कि भाई आपने शादी करनी है और आप ना ज़हनी तौर पे तैयार हैं, ना आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हैं, लेकिन आप जस्ट बिकॉज एवरीबडी सेइंग कि नाउ यू आर 22, 23 तो आपने शादी करनी है तो आप शादी कर लेते हैं। पीयर प्रेशर है, सबने इंजीनियरिंग करनी है, ख़ानदान में सब इंजीनियर हैं, आपका लाख दिल चाह रहा था कि आप एक आर्टिस्ट बन जाएं, आप इंजीनियरिंग आपने ले ली। इसी तरह बहुत दफ़ा इमिग्रेशन के ऐसे मामला होते हैं, पूरा ख़ानदान कनाडा जा रहा है, अब आप अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन जस्ट बिकॉज योर ब्रदर्स आर देयर वो आपको प्रेशराइज करें कि नहीं कनाडा जाओ, कनाडा जाओ, वहाँ पर टैक्सी चलाते रहते हैं सारी ज़िंदगी। एंड देन यू रिग्रेट डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपने सिर्फ लोगों के दबाव की वजह से की थी। ये दबाव क्या नेचुरल है, इससे कैसे हम डील कर सकते हैं, और वो कौन सी बाउंड्री है और किस वक्त हम सेट करें कि हमें उसके बाद हम अपने आप को उस प्रोसेस में खो ना दें या उस सफ़र में हम अपना आप ना खो दें। मेरे पास एक बहुत अच्छा पैनल मौजूद है जो कि इत्तेफाक से दोनों एजुकेशनिस्ट हैं, और एजुकेशनिस्ट लोगों को प्रोग्राम में बनाने का फ़ायदा ये होता है कि वो ना सिर्फ अपनी एज ग्रुप के लोगों को जानते हैं, वो यंगस्टर्स के साथ बहुत उनका इंटरेक्शन होता है। तो पहले मैं उनको उनसे आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और फिर हम उनसे जानते हैं कि पीयर प्रेशर होता क्या है, उन्होंने खुद भी कभी फेस किया है कि नहीं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं इरम रिजवी। इरम जैदी। चले, मैंने इरम का सरनेम ही चेंज कर दिया। अगर आप लोगों ने इरम रिजवी लिख दिया है, मैं टीम को कह रही हूँ तो इरम जैदी कर दीजिएगा। अच्छा इरम, आप ज़ाबिस्ट में यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। फिर मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान अंसारी, और वो एक कैम्ब्रिज के मोहल्ले में और काफ़ी अरसे से पढ़ा रहे हैं। आप दोनों का ताल्लुक बहुत अरसे से बच्चों के साथ भी, और बीइंग अ टीचर आप अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ भी मिंगल करते हैं। सबसे पहले इरम मुझे ये बताइए कि पीयर प्रेशर आपने यकीनन कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म एंड शेप में फेस किया होगा। हाउ डू यू डिफाइन इट? Peer pressure is something which comes from your childhood. Because when you were young, जब आप छोटे होते हैं तो आपके पेरेंट्स का भी प्रेशर आता है, वो आपको कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं आपके कज़न से, किसी दूर के रिश्तेदार से या फ्रेंड्स के बच्चों से। तो वहाँ से एक हमारा एक कल्चर है, हम बच्चों के लिए बेंचमार्क जो है ना दूसरों के बच्चों के साथ सेट कर रहे होते हैं। तो बाय द एज ऑफ 6 और 8 आपको एक किस्म के बहुत सारे आपको ना मिल जाते हैं, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने इस तरह पढ़ना है। बहुत कम माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों पे प्रेशराइज नहीं करते, वो बच्चों को एज अ फ्री सोल की तरह वो उसको ड्रिफ्ट कर देते हैं, उसको कहते हैं ठीक है तुम अपने आप को खुद एक्सप्लोर करो एंड यू गो टू द नेक्स्ट। कौन से माँ बाप हैं? होते हैं, मेरे पेरेंट्स थे, बिकॉज दिस इज व्हाई आई एम डिफरेंट। Maybe I mean I was able to do my PhD after I got married. वो इतना ज़्यादा वहाँ से सपोर्ट हुआ, मगर पेरेंट्स करते हैं सही है। एंड वहाँ से बच्चे की ना पर्सनालिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। जब आप बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दें तब नहीं, जब बच्चों को आप हर वक्त ये कहें कि तुम्हें ऐसा बनना है, अच्छा तुम्हें आज डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम इतना कमाओगे तो तुम इस लेवल पे आओगे। और तो जो खवातीन बच्चियों के साथ होता है जरा सा उनका कलर कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा बहुत गोरा चिट्टा ना, हमारा कल्चर है ना, बाउन सिंड्रोम है ना, तो अगर आप गोरे चिट्टे बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं और जबकि आप खुद भी नहीं हैं तो बच्चियों को यही लगा दी जाता है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। Got it? और बचपन से तुम इसका रंग गोरा करो, ये करो, फलाना करो, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर एज क्रिएटिंग अ बेस। उसके बाद वो बच्चा बड़ा होता है, डॉल्सन एज में आता है, जब वो ओ लेवल्स ए लेवल्स में आता है, तो वो जैसे मैं इनको पॉइंट कर रही हूँ, वहाँ बच्चा जो होता है वो अपने साथ के लोगों के से अपना कंपैरिजन कर रहा होता है, क्योंकि बचपन में उसकी कंडीशनिंग हो चुकी होती है।
फिर वो कहता है मेरे साथ उम्र के लोग इस तरह बिहेव करें। अगर वो बिजनेस स्टडीज में जाना चाहते हैं दिल गो टू द बिजनेस स्टडीज। अगर कोई उनका दोस्त फिजिक्स केमिस्ट्री ब्राउन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहा है तो वो भी करेंगे, चाहे उनका उसमें डोमेन हो या ना हो। That is so true. एंड देन बिकॉज दे हैव टू प्लीज देयर चाइल्डहुड वुंड जो उनके पेरेंट्स ने उनको दिया होता है, और हम सारे एशियन कंट्रीज के लोग ये करते हैं। Very true. बट नाउ यू सेड वन थिंग कि उनको फ्रीलांस छोड़ दिया जाए, बिल्कुल ही उनके हाल पे छोड़ दिया, ये भी नहीं। आप उनको कंपैरिजन ना करें ना, तो पीयर प्रेशर बिल्ड कैसे होगा? तो पेरेंट्स सही। खुद बिल्ड करते हैं एंड देन वी एक्सपेक्ट कि वो ना हो। और फिर बच्चे जो होते हैं वो अपनी लुक्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि जी हमारी लुक्स उसकी तरह मैच करे। देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन कराची जहाँ क्रॉस ड्रेसिंग हो गई है, लड़कों ने सेप्टम पहनना शुरू कर दिया है, इयरिंग्स पहनना शुरू कर दिया Yeah, you're है, right. बिकॉज दे वांट एक्सेप्टेबिलिटी कि फलाने के साथ वो लड़के के पास इयरिंग्स पहनता था तो उसको बहुत सारी लड़कियां देखती थी तो मैं भी पहनती। That is so true. एंड दिस इज वेरी अनहेल्दी। Of course it is. अच्छा जीशान, जैसे इन्होंने कहा कि क्रॉस ड्रेसिंग वाले बात पे भी मैं बात करूंगी। पीयर प्रेशर जो है वो इन अ वे पॉजिटिव भी होता है टाइम्स, क्योंकि आपकी फैमिली में अगर पढ़ाई का बहुत रुझान है और आप निकम्मे हैं लेकिन तो भी आपको पता है कि यार भाई भी डॉक्टर है, बहन भी इंजीनियर है, तो पॉजिटिव भी होता है। थोड़ा सा ये भी इस पे लाइट डालें कि पीयर प्रेशर इज़ नॉट ओनली नेगेटिव। और दूसरा बताइएगा कि किस वक्त वो नेगेटिव हो जाता है? लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बचपन से ही ये डाल दी जाती है बात, मैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पर ही डालूंगा। सही है। होता क्या है कि पेरेंट्स को इससे पहले कि वो पेरेंट्स बने खुद कुछ स्टडी करनी चाहिए, कोई काउंसलिंग होनी चाहिए। जितने भी तहजीब याफ्ता माशरे हैं उनमें ये होता है। ट्रू। उनकी थोड़ी सी कोचिंग होनी चाहिए कि बच्चे को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मतलब हम इस दौर में रहे हैं जहाँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग तक बात पहुंची हुई है कि आपके अल्फाज जो आपने अदा किए उससे आपकी बॉडी में चेंजेस आ सकती हैं, आपका डीएनए तक रिप्रोग्राम हो सकता है। मैंने सुना है, आई डोंट नो, डॉक्टर्स इस पे बेहतर बात कर सकते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो वालिदैन अगर पीयर प्रेशर का रोल अदा कर ही रहे हैं और बच्चों पर दबाव डाल ही रहे हैं तो उनको अपनी जो लहजा है, अपनी नीयत है, वो मस्बत करनी पड़ेगी पहले। बजाय इसके कि दो बच्चे अगर बैठे हुए हैं और ये कहा जाए कि मैं देखता हूँ तुम में से कौन ज़्यादा खाना खाता है। अब नीयत तो ये है कि बच्चे की सेहत अच्छी हो, आप वालिद हैं या आप चचा हैं, मामू हैं, लेकिन आप एक खामखाई में एक मुसाबकत पैदा कर रहे हैं और बच्चे उसमें बिला वजह ज़्यादा खाएंगे। सो कॉमन। जी बहुत कॉमन है। कौन पहले मिल्क फिनिश और करेगा? जी बिल्कुल। तो ये बजाय इसके कि आप ऐसे कहें, आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि अच्छा खाना खाने से तुम्हारी सेहत अच्छी होगी और दोनों बच्चे अलग अलग खाएं अपना। अब वही बात है, देखिए दुनिया में हर चीज़ सेम नहीं है। कुदरत ने हर चीज़ को डाइवर्स पैदा किया है। सारे पौधे एक ही रंग के नहीं है। मैंने पढ़ा था कहीं पे कि सिर्फ ग्रीन कलर के 70,000 नोन शेड्स हैं जो कॉस्मोस में पता चले हैं और अभी तो अननोन पता नहीं कितने होंगे। तो सिर्फ ग्रीन कलर की बात हो रही है। हम सबके चेहरे डिफरेंट है, हमारे अपनी फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं है, सेम इंसान तो के। फिर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम सब मुख्तलिफ हैं, सही। सबकी जो ज़रूरियात हैं वो मुख्तलिफ और सबकी कैपेबिलिटीज डिफरेंट है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। ट्रू। तो अगर उस हिसाब से आप चल रहे हैं, अगर आप एक वालिदैन का रोल अदा कर रहे हैं या इवन असातिज़ा का रोल अदा कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो वो मस्बत है, सही। वरना वो फिर मनफी ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। अच्छा, जिस तरह आप ये कह रही हैं कि डाइवर्सिटी, हम ना कॉर्पोरेट में बहुत बात करने लगे हैं डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, दिस एंड दैट, और हम अभी तक घर में डाइवर्सिटी के कायल हैं ही नहीं। और जिस तरह आप लोगों ने बात की कि पेरेंट्स ये फॉर्मेटिव ईयर्स में ही हम या तो कंपटीशन डाल देते हैं या नहीं डालते। आमतौर पे क्या होता है कि जब हम कोई डिसीजन लेने लगते हैं तो वो बचपन की तमाम कही हुई बातें ज़रा हमारी सबकॉन्शियस की आवाज़ बन जाती है। तो आपने, मैं अब एक दोनों से ही पूछना चाहूँगी, कोई ज़िंदगी में डिसीजन आपने सिर्फ पीयर प्रेशर की वजह से लिया? मैंने शायद नहीं लिया, क्योंकि आपने शुरू में कहा मैं बहुत डिफरेंट हूँ। देखिए आप, if I can just give you a small storyline of my life, sure. just in a brief. I got married very young. I was just inter. I didn't do my graduation. I got married, and Ammi wanted us to get married because my father wasn't Because of well. peer pressure. No, my dad was not well. He was उनको paralysis हुआ था, तो Ammi said कि it's better कि बच्चियों की शादी कर दी जाए। and we got a good relation. I mean, got a good रिश्ता as well. तो अब एक औरत अगर जो इंटर पास शादी करके वो घर भी बैठ सकती थी, वो खाने पका सकती थी और वो सिर्फ अपने पर ग्रूम करती थी। But I asked my husband कि can I do my studies? मैं पढ़ सकती हूँ? तो he said okay, let's complete the family and then you can do it. ठीक है। And again, difference आया was my husband was progressive mindset and I did my BCom in 4 months, part 1, part 2, and in first division, and then I went to Zabas for my MBA. So and बच्ची को मैं लेके जाती थी क्लास में, छोटी वाली को। She was very young.
She was 8 The one months. now So, what is she doing? She's mashallah married. Married आपने जिक्र किया जी था, जी तो so see there's a difference peer pressure होता तो मैं टिपिकल हाउसवाइफ बन जाती वो जो मेरी माशाल्लाह एक जॉइंट फैमिली थी बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टिल वेरी ब्लेस्ड पर्सन तो उसी की तरह मैं बन जाती वो उसी तरह तो मैं वही स्टार प्लस के ड्रामे देखती तो अगेन यहाँ आपकी पर्सनालिटी वहाँ मोल्ड होती है जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ शाम को बैठ के चाय पीते हैं ये नाश्ता करते हैं अब उनको रोल मॉडल्स असाइन करते हैं कि आपके रोल मॉडल ये हैं हमारे घर में आप हैरान होंगी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा का जिक्र आता था आप इस मतलब अबू वाज चार्टर्ड अकाउंटेंट ही यूज्ड टू टॉक अबाउट हिस्ट्री हाउ मेनी पेरेंट्स डू टॉक अबाउट दैट ट्रू वेरी दे डू नॉट इवन डिस्कस कि हमारी फैमिली वैल्यूज क्या हैं और वो एक प्रोग्रेसिव हम 2 बहनें थी तो उनको अब्बू को था कि मेरी दोनों बेटियां नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो अब उस तरह आप बच्चे को क्या करते हो आप उसको कंपैरिजन नहीं करते कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करते आप उस बच्चे के अंदर इनबिल्ड करते हो कि ये होना चाहिए जिंदगी में ये होना टारगेट होना चाहिए अब वो सक्सेस तुमने कैसे अचीव करनी दैट इज योर कॉल तो मतलब आप उसको कंप्लीटली छोड़ते नहीं हो आप उसके अंदर इंस्पिरेशन क्रिएट करते हो कि बेटा आप ये अचीव करना है एंड उस तरह पे अब्बा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए तरबियत और तालीम माँ की तो होती है मगर बाप जब हमारे यहाँ आजकल बैठते ही नहीं है वो सिर्फ बच्चे को चुप कराने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मेरे बेटा खेल रहा है मुझे डिस्टर्ब कर रहा है मैं अपने पोकर खेल रहा हूँ फेसबुक पे या कुछ पे तो उसको अपने आईपैड दे दिया वो कुछ भी गाने देख रहा है तो आर यू वॉचिंग व्हाट दे आर वॉचिंग ऑन द मीडिया No, that was not the case. So you know, there's a lot of difference between a mother parenting and a fatherhood. True. तो उसकी वजह से अगेन अगर आप उसकी इंस्पिरेशन चेंज कर देते तो पीयर प्रेशर बिल्ड नहीं होता मगर मेरी फ्रेंड्स एक फ्रेंड शी वाजंट अ डॉक्टर मटेरियल मेडिसिन मटेरियल वो बिल्कुल नहीं थी उससे मेडिसिन की बिकॉज उसके वही सारे घर वाले डॉक्टर्स थे और उसने MBBS किया एंड एट द एंड ऑफ द डे 2002 में मेरे हिसाब से जाबिस पे MBA किया आई आस्क्ड कि मैं नाम नहीं ले सकती कि व्हाई कहती दिस वाज नॉट माय कप ऑफ टी आई कैन नॉट सी ब्लड इट वाज वेरी डिफिकल्ट मैंने DMC का टाइम कैसे गुजारा सही एंड नाउ शी इज डूइंग सो वेल द कॉर्पोरेट बिकॉज शी वॉज लकी कि उनको आगे अपना मर्जी का काम मिल गया जी। देखिए ज़ीशान होता क्या है कि जैसे पीयर प्रेशर में जैसे इनसे कहा इनको तो कभी नहीं हुआ आपने यकीन कोई ना कोई ऐसे फैसले किए होंगे अम्मी कह रही हैं अब्बू कह रहे हैं सारे ख़ानदान में ही हो रहा है और हम सब कोई ना कोई ऐसा फैसला ज़िंदगी में कभी ना कभी लेते हैं ये बहुत ब्लेस्ड है तो लेकिन कभी कभी ये जो हम फैसले लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने कहा था ना इस पूरी जर्नी में हम कहीं अपने आप को या तो खो देते हैं या हम सोशली डिस्कनेक्ट होते हैं जी तो उस पर थोड़ी सी बात मैं करना चाह रही थी ये बहुत खतरनाक बात है अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाए और पीयर प्रेशर को रेजिस्ट करना चाहिए मैं तो टीचर हूँ जाहिर है मुझे रोज़ाना मौका मिलता है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये मौका मिलता है जी। तो मेरी जो कोर्स की जो टीचिंग है उसके साथ साथ थोड़ा सा मैं ये मेंटोरिंग करता हूँ कि देखो तुम डिफरेंट हो अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से चलो अब इसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं फ्रेश जो बच्चे आए हुए होते हैं और 2 साल चूँकि हम 2 साल का कोर्स कराते हैं A levels में सही तो जो है। मेच्योर बच्चे होते हैं उनके पास तो और ज़्यादा एक क्रिटिकल टाइम होता है कि इसका फैसला करें कि अब जिंदगी में क्या राह और ये वो वाला एज ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा इजीली वो इम्प्रेशनेबल होते हैं वो जी, इजीली बिल्कुल। डिविएट हो सकते हैं अपने पाथ से। बिल्कुल और आजकल तो ये मसला चूँकि सोशल मीडिया है वैसे भी मीडिया आज़ाद हो गया है और दूसरे ज़राए भी वो नहीं रहे जो पहले यानी रिस्ट्रिक्शंस थी अब वो नहीं हैं वो सोशल बाउंड्रीज नहीं रही हैं तो मसला थोड़ा सा गंभीर हो गया हुआ है लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पीयर प्रेशर को रेजिस्ट कीजिए और बड़े तहम्मुल से कीजिए उसको शो नहीं करें अपने अंदर से रिजेंटमेंट ना आए आपके अंदर जी बिल्कुल कोई जज्बात ना आप शो करें उसको अंदर अंदरूनी मजबूती अपनी जो किरदार की मजबूती होती है उसके ज़रिए डील कीजिए उसको अच्छा इस दौरान आपको अगर ज़रूरत पड़े कि किसी से मशवरा करना है तो अपने बड़ों से कीजिए ये एक बहुत बड़ा मसला आया है जिसकी तरफ आपने अभी निशानदेही की कि हमारी जो यंगर जनरेशन है ये अपनी जो बड़ी जनरेशन है इस पे एतमाद खोती जा रही है वो उनको उस अदब की नज़र से नहीं देखते या इस नज़र से देखते कि ये मेरी शायद मदद नहीं करेंगे तो खुद ही बेचारे टूटे फूटे या किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं वो सारा मलबा हम पे डाल देते हैं True. अच्छा इसमें एक चीज़ मैंने नोट की है कि अगर आप बड़े हैं जैसे आप वालिदैन हैं या बड़े भाई हैं या ख़ानदान के बड़े हैं तो आप अपनी जो परेशानियां हैं वो शो ना कीजिए ख़ुसूसन बच्चों के सामने मिसाल के तौर पे हर घर में नाचाकियाँ होती हैं वालिदैन यानी मियाँ बीवी में होती हैं बच्चे बे इंतहा अच्छे रिसेप्टर होते हैं इस चीज़ को वो आपकी बॉडी मूवमेंट्स को समझते हैं जाहिर है वो आपके जिस्म का हिस्सा रह चुके हैं तो उनसे बच जाना इस चीज़ में कि वो आपको नोट नहीं करेंगे ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है तो
ये कहानी शुरू वहीं से होनी चाहिए। ये दो इदारे हैं, एक तो वालिदैन है, दूसरे असातिज़ा। बिल्कुल। देखिए आपका बच्चा जो है वो कम अज कम अपनी लाइफ के शुरू के 12 से 15 साल मुसलसल असातिज़ा जो एक माशरे का तबका है उससे इन टच रहता है। एक अच्छे माशरे में उस माशरे के बेहतरीन लोगों को असातिज़ा बनना चाहिए, और हमारे यहाँ वो बनता है जिसको और कहीं जॉब नहीं। मैं उस पर नहीं कुछ कमेंट वो करना हम लोग चाहूँगा। नहीं है। हम लोग शायद नहीं है उनमें, और अब वैसे चेंज हो रहा है। एक जनरल मेरे भी होता पास है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं सोच रही हूँ जब तक मैं I टीचिंग कर agree। लूँ। अब ऐसा होता ये बहुत ही जो है ना काबिल रहम बात है। तकलीफ तकलीफ दे दे बात बात से है। बात है। लेकिन आप किसी महज़ब माशरे में जाएं तो आप देखेंगी कि वही वहाँ well बहुत trained पढ़े असातिज़ा लिखे होते हैं। क्वालिफाइड, फिर उनके टेस्ट होते हैं बाकायदा, लाइसेंस मिलता है, उसके बाद वो असातिज़ा बनते हैं, जो कि उनके हाथ में आप पूरी एक नस्ल देने वाले हैं। ट्रू। तो वहीं से ये बात शुरू होनी चाहिए कि बच्चे को आइसोलेट अगर वो महसूस आप कर रहे हैं कि हो रहा है, उसमें कोई अनहोनापन दिख रहा है उसकी बातों में, या अपनी उम्र से बड़ी बातें एकदम से कर रहा है या कर रही है, बेजार नजर आ जी रहा है। बिल्कुल, या उसकी ड्रेसिंग में कोई एकदम से बदलाव आया है, लड़की है छोटी है लेकिन वो एकदम ज़्यादा मेकअप करना शुरू हो गई है, या वो कह रही है मुझे हेयर डाई कराने। मैं छोटा सा वाकया शेयर करूं, कुछ दिनों पहले मेरा एक जगह से गुजर हुआ जो कि एलीट सैलून है। मैं हैरान हुआ, वो बहुत छोटे छोटे बच्चों को वालिदैन लेके आए, उनके बाल डाई करवा रहे थे। वो मैं इतराज़ नहीं करूंगा अगर उनका दिल चाह रहा है करें, लेकिन हमारे मुल्क में जनरली अगर आप देखें तो हम लोग औसत दर्जे का मुल्क है, वहाँ वो अनहोनी सी बात लगी मुझे कि ये क्यों कर रहे हैं। क्या बच्चों पे इतना दबाव डाला जा रहा है कि उनके बाल कलर किए जा रहे हैं? ठीक है, अगर आप अगर एजेड हैं और आपके बाल वाइट हो गए हैं उसके लिए आप डाई कर रहे हैं तो वो तो एक जायज़ बात है, लेकिन छोटे से बच्चों को, यानी मेरे ख्याल में वो 12 साल के या 10 साल के रहे होंगे, उनके बाल क्यों आप फैंसी डाई करवा रहे हैं? मतलब मुझे वो ऑकवर्ड लगा एज अ फादर और एज अ पता नहीं उन बच्चों पे दबाव है या बच्चे अपने पेरेंट्स पे दबाव डाल रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं वही सोच रहा था कि इनमें से कौन किसके हाथों, क्योंकि किसी न किसी पॉइंट पे मेरे बच्चों ने भी मुझसे बहुत यंगर एज में कहा कि कैन आई डाई माय हेयर पिंक। So how did you- स्प्रे ले आओ, बहुत शौक हो रहा है, हैलोवीन पे कर लेना। मतलब वैसे तुम पिंक बाल करके जी। घर में नहीं घूमोगे। एक प्रॉब्लम हमारे कल्चर में, हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन की शदीद बीमारी है। ये ह्यूमन बेसिक ख्वाहिश हाँ। है कि हमें लोगों से अप्रूवल और तारीफ Approval चाहिए चाहिए होता है। होता तो इट्स नॉट ओनली कल्चर, इट्स एवरीवेयर। बट दिस एक्सटर्नल वैलिडेशन एक्चुअली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। आप सोशल मीडिया पे, अगर मैं आपको ऐड करूं कि लोग अपनी पिक्चर्स डाल रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे रील्स बना रहे होते हैं, जब तक उनको एक सर्टेन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज नहीं आते, वो बच्चे, वो इंसान, इंडिविजुअल जो होता है वो एक स्ट्रेस में रहता है। उसका अब इसका ये भी एक पूरा टॉपिक है, बिकॉज ऑफ द डोपामाइन हिट दैट यू गेट, द किक यू गेट। yes, sir. देखिए मैं आपसे कहूँ कि वाओ यू बोथ आर लुकिंग सो नाइस, अभी आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा बिल्कुल। क्योंकि सुबह सुबह आपकी तारीफ हो गई, बिल्कुल। बिकॉज यू गेट द सेरोटोनिन Yes. द रिक्वायर्ड। तो Yes. ये एक पूरा एक टॉपिक है कि हमें हाँ, क्यों मगर सर्टेन उस नंबर पे ऑफ हम लाइक्स अपनी चाहिए जिंदगी होता है। को डिपेंड नहीं कर सकते। मैं ये कहना ये चाहती हूँ। एक मुश्किल फैसला बस है। मैं ये कहना हाँ। चाहती हूँ। अच्छा, मैं एक ब्रेक लूंगी, उसके बाद हम दोबारा आएंगे क्योंकि काफ़ी सारे सवाल है मेरे पास। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, उसके बाद हम इस गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक बात लेकिन मैं उससे पहले ज़रूर कहूँगी कि अगर आप ये सोचिए कि आपने ज़िंदगी खुद गुजारनी है, ये जो तमाम लोग हैं जिनकी वजह से आपने फ़ैसला किया, और अगर कोई गड़बड़ हो जाएगी तो क्या ये आपको बचाने आएंगे? तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी अपनी ज़िंदगी होती है, तो आपके फ़ैसले भी खुद ही होने चाहिए, और जो कि आपके हालात को देखते हुए आप लें, ना कि दूसरों को देखते हुए लें। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम फिर आपसे दोबारा मिलेंगे इसी पैनल के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, अभी बात हो रही थी पेयर प्रेशर पे कि हम किस तरह जो है वो दूसरों की कहने पर अपनी ज़िंदगी में वो दबाव महसूस करते हैं, वो काम कर लेते हैं। तो मैं अज़ीशान आपके पास वापस आऊँगी। आपने एक जिक्र किया था कि बिहेवियर चेंजेस हम देखते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन एक लड़की बहुत ज़्यादा मेकअप लगाने लगी, या बॉयज़ कान छिदवा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पियर्सिंग्स करवा रहे हैं, और आपको लग रहा है यार ये बच्चा कहाँ किस ट्रैक पे जा रहा है, ही वॉज नेवर लाइक दिस। तो वो एक साइन होता है कि आप अंडरस्टैंड कर लें कि पीयर प्रेशर है या उसकी कंपनी चेंज हो गई है। लेकिन बहुत सारे और भी फैसले आप विटनेस करते होंगे सिंस यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। तो आप कुछ यहाँ मेंशन करना चाहेंगे कोई ऐसी चीज़ जो आपने महसूस की कि इस इंसान ने या कोई आपने कोई ऐसा फैसला किया जो बाद में एहसास हुआ कि इट वाज नॉट नीडेड? देखिए इसकी तो बहुत बड़ी लिस्ट है। हम चूँकि मैं एज अ टीचर रोज़ाना दर्जनों बच्चों से मिलता हूँ और इसकी दर्जनों एग्जांपल्स हैं। सारी तो नहीं दी जा सकती, मगर हाँ ये मैं देखता हूँ जब मुझे कुछ अजीब किस्म के
नॉर्मल से हटी हुई बातें नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे आजकल मैंने देखा, चूँकि मैं टीनेजर्स को पढ़ाता हूँ, कॉलेज गोइंग बच्चों, मैंने ये नोट किया कि आइडियली स्पीकिंग टीनेजर्स का जो जिस्मानी साख्त होता है वो स्लिम होना चाहिए, उनको स्पोर्टी होना चाहिए, साइकिलिंग में शौक़ रखना चाहिए, कोई स्पोर्ट खेलना चाहिए। या जैसे हम बचपन में एक अल्फाज इस्तेमाल करते थे कि हंसते खेलते बच्चे, खिलखिलाते हुए बच्चे, अब मैं इनको देख रहा हूँ तो ये उदासी का शिकार हैं या ओबीस हो चुके हैं। मुझे मेरा जहन बिल्कुल नहीं समझ पाता कि हम जब टीनेजर थे तो ओबीस होना यानी नॉर्मल वेट से ज़्यादा होना एक बहुत अजीब अनहोनी बात लगती थी। अब मैं ये नोट करता हूँ कि न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी अपनी उम्रों से बड़े लगने लगे हैं। एक बहुत बड़ा साइन है कि वो सही ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं, वो आइसोलेटेड हैं। उसका मतलब ये हुआ कि उनको सही कोचिंग नहीं मिल रही, उनको सही सिमत नहीं मिल रही है, या तो वो जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जैसे डॉक्टर महविश जो डेंटिस्ट साहबा बैठी थी, उन्होंने यही बताया था कि अनहेल्दी हैबिट्स हैं जो फिर आपके और बीमारियों की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये तो एक ना थमने वाला सिलसिला है। तो एज अ पेरेंट और एज अ टीचर और ऐसे एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे हमें नज़र रखनी पड़ेगी कि वो हम कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं, हमारे से कोई ऐसी चीज़ मुंह से अदा तो नहीं हो रही है, या चलो वो भी नहीं हो रहा, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारी आंखों के सामने कुछ हो रहा है और हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। कम से कम अपने अल्फाज से किसी को ठीक कर दें। तो उसमें ये सब चीज़ें शामिल हैं। अगर मैं बच्चों की सिर्फ बात करूँ तो बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब होना चाहिए और वालिदैन को उसमें साथ देना चाहिए। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जो बच्चों के साथ खेलते हैं। True. बच्चों को कहते हैं जाओ खेल लो, नहीं, आपको उनके साथ खेलना है। आप उनके साथ क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, पकड़न पकड़ाई खेलें। आप उनके लिए जो चिपकने वाला डॉट गेम होता है वो खेलें। थोड़ा बड़ा बच्चा है, चेस खेलिए उसके साथ, शतरंज खेलिए, लूडो खेलिए, कोई भी। आपने बात नोट की होगी, ये तरक्की याफ्ता ममालिक में गेम्स की बड़ी तादाद होती है, मतलब लेगो का पूरा स्टोर होता है जी। क्या हमारे यहाँ है? नहीं। हम लोग क्या 7वां बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से? लेकिन उस हिसाब से हमारे यहाँ खेल जिसको कहा जाता है, हमारी 60% पॉपुलेशन यूथ है। उस हिसाब से जो मुख्तलिफ फन गेम्स हैं, जंपिंग कैसल फॉर एग्जाम्पल बाहर के मुल्कों में होता है, पूरा एक शहर बनाया हुआ है, उसमें बच्चे बूढ़े सब जाके जंप मार रहे हैं। यहाँ तो एक भी नहीं है। तो हमारे यहाँ ये इन चीज़ों का बहुत फकदान है। That is true. अच्छा, जिस तरह उन्होंने कहा खेल, अभी कल मेरे पास एक प्ले थेरेपिस्ट आई हुई थी, तो उन्होंने एक बात कही कि प्ले थेरेपी से इलाज मुमकिन होता है। तो उन्होंने कहा कि आप अगर अपने बच्चों के लिए कोई फेवर कर सकते हैं तो दिन के 10-15 मिनट निकालें, सब फ़ोन वोन साइड में रख के, अपनी मसाइल साइड में रख के, सिर्फ बच्चे के साथ कनेक्ट करना है तो खेलें। अच्छा, खेल से हम बहुत कुछ लर्न करते हैं। जब आप हारते हैं और बच्चा जीतता है तो आप बच्चे को एक एहसास होता है, अच्छा मैंने अब्बा से जीता हूँ, तो अब्बा की ईगो इस वक्त नीचे है। एंड हारने वाले के बिहेवियर से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं कि अब्बू ने या अम्मी ने कैसा रिएक्ट किया व्हेन दे लॉस्ट। तो इट्स अ नॉन वर्बल लर्निंग, है ना। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने कोई आइडेंटिफाई किया किसी शख्स को, आप करना चाहते हैं कि वो डिस्कनेक्ट कर रहा है, तो मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स में बहुत होता है, अचानक से पढ़ाई में अच्छा था और फिर देखा कि बतदरीज उसके ग्रेड्स गिर रहे हैं। तो एज एन एजुकेटर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी टीचर की कि अगर वो इस तरह का कुछ नोटिस कर रहा है बच्चों में? देखिए, टीचर को बहुत जल्दी नज़र आ जाता है कि जो इंसान बच्चा एक रिसेप्टिव होता है आपके कमेंट्स का, आपकी जो आप बढ़ाते हैं, वो एकदम से खामोश होना शुरू हो गया है, वो एक ट्रांस में जाना शुरू हो गया है, या वो स्टोन्ड आइज उसकी हो गई हैं, या फिर वो ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू हो गया है जो बिल्कुल बैक बेंचर्स हैं या कुछ बात कनेक्ट नहीं करना चाहते। इट्स अ बेस्ट वे कि आप उसको आराम से क्लास के बाद कहें, आई नीड टू टॉक टू यू, मैंने आपसे प्रोजेक्ट पे बात करनी है। डोंट टेल देम कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपका डिफरेंट बिहेवियर है। आप उसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करिए, उससे बात करें, फिर उससे पूछते जाएं, आर यू हैप्पी, आर यू इंटरेस्टेड, क्लास कैसे लग रही है, टॉपिक कैसा लगा, आज से कमेंट देना, बताओ बच्चों ने क्या कहा। अगर वो वाकई किसी इंटरनल प्रॉब्लम या क्योटिक सिचुएशन से गुजर के क्लास में आ रहा है तो वो जरूर बोलेगा। आई हैव एक्सपीरियंस दैट, मेरे सब बच्चे आते हैं एंड दे क्राई बिकॉज वो अपनी प्रोजेक्ट से ज्यादा वो अपनी पर्सनल बात बता रहे होते हैं। कुछ बच्चे जो ड्रग्स लेना शुरू होते हैं ना, वो तो बिल्कुल क्लास में स्टोन बैठ जाते हैं। एंड मेनी टीचर्स लाइक कि बच्चा कोई बोल नहीं रहा, एक खामोशी है। मुझे बुरा लगता है बच्चा बोले,
वाई, बिकॉज जब वो बोल रहा है इसका मतलब क्या है, वो मुझे सुन रहा है। अगर मुझे सुन नहीं रहा तो वो बोल नहीं रहा, वो किसी और दुनिया में है। अब उसको इस दुनिया में लाना जहाँ मैं खड़ी हूँ इस डायमेंशन में, तो वो बेहतरीन तरीका होता है आप उसकी इज्जत नफ्स को मजबूर किए बगैर आप उसको प्रोजेक्ट के साथ पूछना शुरू करें, आर यू बर्न आउट, आर यू टायर्ड, मजा नहीं आ रहा। बेशक आपका ही सब्जेक्ट है मगर हो सकता है उसको मजा नहीं आ रहा है और वो आपको बहुत अच्छा फीडबैक दे देगा। तो उस तरह से लेके आना होता है। फिर थेरेपी जो हम बहुत उसको स्टिग्मा कह देते हैं ना, आई बिलीव इन थेरेपी। अगर आपसे बच्चा खुद ओपन नहीं होगा, एक जैसे माँ बाप से आप ओपन नहीं हो सकते, टीचर से आपका एक इम्प्रेशन बना होता है, आप ओपन नहीं होना चाहते, आप उसको कहा बेटा व्हाई डोंट यू गो एंड सी योर थेरेपिस्ट, वी हैव एट ज़ाबिस्ट व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो बच्चा जाके वहाँ बैठ के अपनी अंदर की जो उसके अंदर खलफिशार है, जो स्ट्रेस लेवल है, वो शेयर कर सकता है। और वो थर्ड पार्टी है तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और मैंने देखा है बच्चे परफॉर्मेंस पढ़ाई में एकदम ड्रॉप होता है जब घर के अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं। एक बच्चे का स्टोरी बताऊंगी, पीयर प्रेशर में उसके पास पैसे नहीं थे, इज कमिंग फ्रॉम वेरी लो मिडिल क्लास बट ही गॉट अ स्कॉलरशिप। उसने iPhone 10 मैक्स लिया था जस्ट टू बी पार्ट ऑफ द क्लास, राइट। एंड This is दैट what- वाज किलिंग। a lot of older people do तो क्या those. कहता है, उसे फीस ही पे की थी अपनी। और जब उसके एग्जाम होता है वो जब क्लोज हुआ तो उसको पता चला, तो उससे मेरे पास आया, मैम कुछ करा दे। मैं कहा बेटा क्या हुआ, अब्बू मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं मैम मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं कहा बोलो, मैंने मोबाइल लिया है। मैं कहा कौन सा, कहता है आईफोन। बिकॉज मैं कहा क्यों, 2019 की बात कर रही हूँ, बिकॉज मुझे कोई मेरे दोस्त वगैरह मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो वो भी तो पीयर प्रेशर है ना, जो बिल्ड होके ब्रांड की तरफ जा रहा है। तो हमने भी तो ब्रांड पर्सोनिफिकेशन बना दी ना। अगर आप ये ब्रांड कैरी करते हैं तो आप अच्छी क्लास के हैं, आप अंग्रेजी ज्यादा अच्छी बोलते हैं तो आप पढ़े लिखे हैं। तो ये जो सारी क्लासिफिकेशन बचपन से मनूवर होती आई, तो उसके लिए वो फीस ही पे की थी। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने भी अक्सर देखा होगा कि ब्रांड कॉन्शियसनेस जस्ट टू फिट इन टू द सर्टेन क्लास, उस पे क्या कहेंगे? ये बहुत खतरनाक चीज होती चली जा रही है और इसमें मैंने लोगों को अपनी आंखों से देखा है अपनी हेल्थ गंवाते हुए। जी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बिल्स इतने चढ़ जाते हैं कि वो पे ऑफ नहीं कर सकते, कर्जा चढ़ जाता है। बिल्कुल। और ये बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी बहुत। बड़ों में से ही शुरू हुआ है और अब जो खतरे की बात है वो है कि वो बच्चों में ट्रांसफर होता चला जा जी, रहा है, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे उन्हीं को देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे उतना ज्यादा काम कर लेना या उतनी सारी जिम्मेदारियां ले लेना जो आपका जिस्म शायद नहीं इजाजत दे। देखिए बेसिक स्किल है हर इंसान में होनी चाहिए। आपको अपना, हर इंसान को अपना एनर्जी लेवल पता होना चाहिए। ट्रू। कुछ लोग आपने नोट किया होगा सुबह में जल्दी उठ जाते हैं और जैसे ही शाम ढलती है वो परिंदे होते हैं उसमें। बिल्कुल सूरज की तरह सोलर पावर्ड होते हैं। या कुछ लोग बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। मतलब मेरे नॉकटर्नल है वो, रात को एकदम मैं मतलब उनको फोन करूंगा अगर मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं तो वो मुझे पता है कि 12-1 बजे से पहले फोन करने का कोई फायदा नहीं है। और रात को 3 बजे तक और रात को जागे 3 बजे आप उनसे बात करें तो फ्रेश होते Fresh हैं। तो ये बच्चे को और बड़ों को पता होना चाहिए। अब इसके बाद अगर आपने ऐसे कोई चीजें पकड़ ली हैं, काम पकड़ लिए हैं, जैसे उर्फ आम में हम कहते हैं, जो आपका जिस्म इजाजत नहीं देता, सिर्फ इसलिए कि आपको वहां से पैसा मिल रहा है अच्छा, मगर अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आपकी एसिडिटी बढ़ रही है, आपके अल्सर पैदा हो रहा है, और साथ में आपके सारे रिलेशनशिप्स खराब हो रहे जी हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपका मूड ऑफ है तो आप चिड़चिड़ा रहे हैं घर में, बच्चों बिल्कुल। पे, स्पाउस पे, फैमिली पे। जी बिल्कुल। तो आपकी हेल्थ ही अगर नहीं है तो फिर आपको वो पैसा किस काम नहीं तो क्या किया जाए? देखें दुनिया में तो ब्रांड कॉन्शियसनेस है, आप जितने, जैसे उन्होंने कहा, अच्छी अंग्रेजी में बात करें तो आप ज्यादा एक्सेप्टेबल हैं, तो क्या मशवरा है? बहुत सिंपल सी बात है, आप वो फैशन जरूर अडॉप्ट कीजिए जो आपको जचता है। मिसाल के तौर पे आपको स्कार्फ जचता है, माशाल्लाह, एक अच्छी बात है, वैसे तो वो एक फर्जियत की तरफ भी जी, है, मगर आप पे जचता भी है। इसी तरह कुछ लोगों को कुछ चीजें जचती हैं, वो उस पर थोड़ी सी तहकीक करें। अगर फैशन की सिर्फ बात कर रहे हैं, वही और चीज़- जरूरी नहीं कि वो चीज ब्रांडेड हो, वो आप जरूरी 200 रुपए की नहीं, चीज वो भी एक आप महसूस कर मुनासिब सकते हैं। चीज भी हो सकती है। थोड़ी सी आप रिसर्च कीजिए। मैं चूंकि बिजनेस पार्टनर डॉक्टर साहब जी, जी, बिजनेस जी। पढ़ाती हैं, जी, जी, जी। तो उसमें ये होता है कि आपको रिसर्च थोड़ी कर लें एज अ कंज्यूमर। अब तो आपके हाथ में मौजूद है आला, आप इसको एक वॉइस कमांड दे दें तो सब आपको बता देगा कि कौन सी चीज कहाँ किस टाइम मिल रही है। अब तो होम डिलीवरी हो जाती है, तो ये अब उतना कोई बखेड़ा रहा नहीं है। आप आराम से सर्च कीजिए, जो चीज आपको मुनासिब लगती है वो अडॉप्ट, और फिर उसके ऊपर बहुत एतमाद के साथ खुश रहिए, कुछ शुक्रगुजारी भी कीजिए, तो मेरे ख्याल में ये मसला हल हो जाएगा।
सही। आप कुछ मशवरा देना चाहेंगी जैसे आपने पेरेंट्स को, बात कहा था ना एजुकेटर्स कि को? कुछ लोग नाज़िबाद, नॉर्थ नाज़िबाद वैसे मूव हो जाते हैं, डिफेंस, हाँ, क्लिफ्टन, जी। वो भी पीयर प्रेशर है ना। Absolutely. बिकॉज हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी Oh, yes. अच्छी क्लास में, Yes. और हम अच्छी क्लास में नॉमिनेट नहीं होंगे, तो आप जब एक क्वांटम जंप लेते हैं एक नेबरहुड को छोड़ के दूसरे नेबरहुड, बिकॉज यू वांट कि हम वहाँ पे अटैच हो, हमारा वहाँ से आइडेंटिटी चेंज आ जाए, तो होता क्या, वहाँ के जो लोग होते हैं आपका कल्चर टोटल डिफरेंट होता Clash आता है। क्लैश आता है। बच्चों को आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव है, वहाँ डिफरेंट कल्चर है, Yeah, तो yeah. अपने वहाँ कुत्ते भी डिफरेंट है। जैसे मैं उसमें हंस गई थी, आई जस्ट वांट टू शेयर इट इफ यू डोंट माइंड। Yeah, yeah, sure, अब आप फेवरेट लाइन, मैं कभी वॉक पे अपने हस्बैंड के साथ फेवरेट वॉक कर रही हूँ तो सुबह के वक्त ना, तो वहाँ पे हस्की होते फेवरेट हैं, वाले बैठे हैं, हाँ। माशाल्लाह जी, हस्की कुत्ते होते हैं। तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से कहा कि अगर आप उधर जाएं मुहाफिज की तरफ तो वहाँ जर्मन शेपर्ड है, और आप फेस जी यू नहीं। फाइंड डिफरेंस। तो मतलब जमजमा पे भी हस्की पले में 5 मगर इन द सेम नेबरहुड, बिकॉज़ इट्स पीयर प्रेशर ना। Yes. या उन्हीं के हस्की- बच्चे हो रहे हैं तो दूसरा बराबर और अडॉप्ट हस्की कर कुत्ता रहा जो है बेचारा मासूम सा साइबेरियन कुत्ता है। एग्जैक्टली, उसको गर्मी में पाला हुआ है। उसको नेटिव नहीं है। हाँ, अब उसकी आंखों में ना मैं अक्सर कहती हूँ, चाय ढाबे पे बैठ के हम चाय पी करते हैं ना, मैं कहा काश इसकी आंखों में आपने उदासी चेक की है। है। और उनको मैं आई सॉ वो 5 हस्की लेके जमजमा पे टहल रहे थे धूप में जून की, और वो बेचारे उनकी जबानें बाहर लटकी हुई। सो There you go, वो peer pressure था ना, because हम लोकल नस्ल का नहीं जानने पास। लोकल नस्ल का। अब वो लोकल नस्ल के जो हमारे फेज 8 की डॉगीज हैं, वो बहुत शरीफ डॉगीज हैं, वो पतले पतले स्लिम स्मार्ट हैं, उनको आप कुछ भी तो खा लेते हैं, उनको टेम्परेचर का कोई इश्यूज नहीं, मगर नहीं, हमने अपना लोगों को बताना है कि हमारे पास इतना And this is what I can afford. दिस इज व्हाट वी कैन अफोर्ड, दिस इज द क्लास। अब एक फैमिली हमारी है, जान पहचान है, तो उनके बच्चों ने इसलिए बहुत से डॉग्स पाले हैं बिकॉज दे वांट टू से कि हमारे अमेरिकन जो हमारे कजिन है वो डॉग्स नहीं, लेकिन रखते तो हम भी रखेंगे। अब उनसे कहा कि नमाज तो होती नहीं है, अब इस बात पे एक डिबेट अलग है, दैट्स अनदर डिबेट, एनीवेज दैट्स अनदर डिबेट, बट दैट्स द पीयर प्रेशर, बिकॉज हम अपने आप को किसी पर्टिकुलर सर्कल में घुसना चाहते हैं या उससे हम अपनी अटैचमेंट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जब हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते तब हमारे स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, डिप्रेशन स्टार्ट होता है, फिर लोनलीनेस आती है, बिकॉज आप उसमें नहीं, फिर हम पुराने मोहल्ले के दोस्तों को याद करते हैं, बहुत ज्यादा वो गलियां याद वो करते गलियां हैं। याद, अच्छा। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो बुरा हुआ है, इसमें गवर्नमेंट का हाथ भी है, अच्छा, किस तरह? मैक्रो फैक्टर। आपने अपने पुराने मोहल्लों को, आपने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद होने दिया। जी आप do you agree? Yeah, that is true. आप उस इस कुरंगी काबिल ही में नहीं रहे आते क्या हैं, वहाँ रहे। ये कुरंगी जो है, इट्स अ डिवाइड, देयर इज अ क्रीक, Yeah. creek, this is the Kurangi Creek and this is Kurangi area, and उसके opposite phase 8, phase 6, phase 6 and phase 7 है। Yeah. आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उठाएं और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उठाएं, यहाँ पे कितना फर्क है। मैं आपकी इस पे लेट हुई, मैं अपनी कोई वो नहीं कहना चाहती कि मैं क्यों लेट हुई, आई वाज स्टक बिकॉज ट्रॉलर निकल रहे थे। अब ट्रॉलर की इतनी सी गली है और अनइवन रोड है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए ना, तो आप खुद ही बेजार होकर छोड़ के बेहतर इलाकों में चले बात में अब बेचारे क्या करेंगे, जगह रहते हैं वो तो कहीं ना कहीं 2 कमरों का फ्लैट कोई अफोर्डेबल रेट पे जाएंगे ना, उनको भी सुकून चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट बेटर स्कूल्स, बेटर हॉस्पिटल्स जो हम पुल के उस पार ही हमें मिल रहा होता है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया गया या उसको मेंटेन नहीं किया गया, एंड फिर अपने प्रेशर भी है हमारा पॉलिटिकल, तो नहीं कहूंगी, मगर हमारा जो इंतजामिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रेशर, उससे भी इंसान तंग आके जाता है, फिर फिट नहीं होता। अगर आप वही पुराने गली मोहल्लों की रोडों को सही रखें, आप उनकी प्रॉपर नेवर लीव, आप अगर दे वुड नेवर लीव, अगर आप में से कोई यूएस अगर किसी ने ट्रैवल किया, डैलस में बहुत सारे ऐसे नेबरहुड है जो नॉर्थ लेक में जो पुराने घर हैं, वो अभी भी वेल मेंटेन्ड है। अच्छा, अगर आप यूरोपियन लोगों से मिले, वो जिंदगी भर अपने मुल्क से निकल के कहीं गए ही नहीं होते, बिकॉज दे आर सो हैप्पी देयर, है ना। content. हमें तो बस हम ये सोचते रहते हैं कहाँ की इमिग्रेशन आसान है, कहाँ पे क्या है। हाँ बिल्कुल। आज सुबह ही मैंने प्रोग्राम शुरू करते हुए बताया था कि पाकिस्तान जो है वो रैंक किया है सबसे सस्ता मुल्क रहने के लिए, और हम जो जी हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो यूएस की कॉस्ट ऑफ लिविंग से 75.5% कम है, और रेंट 93.8% कम है। सिमिलरली पाकिस्तान जो है ऑन द टॉप ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज टू लिव इन, सबसे महंगा स्विट्जरलैंड है, और आखिरी जो 10-12 कंट्रीज हैं उसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, जहां आप जाने के लिए बस मन्नतें मानने और हाँ दुआएं करवाने सबसे। तो बस प्रॉब्लम ये है कि उनकी इतनी मिजरेबल हालत हो गई हमारे मुल्क की कि रहने वो कितना वो वाली हड्डी बन गई, ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। थैंक यू सो मच आप दोनों के वक्त का। आखिर में अगर कुछ कोई कहना चाहता है तो जरूर कहे, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे इसको। आप लेके
बस मेरा ये पैगाम है कि पीयर प्रेशर अगर है तो उसको वालिदैन को सबकत लेनी चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए और उसको बहुत इत्मीनान से, तहम्मुल से बच्चों को, और बच्चे को छोड़े नहीं किसी एज पे। ये नहीं कि वो बड़ा हो गया तो वो शायद तो उसके हाल पर छोड़ दिया। नहीं, उसको आपकी ज़रूरत रहती है। आप वालिदैन हैं और वो आपकी तरफ बहुत तरसीवी निगाहों से देखता है बच्चा आपका, और वो आपसे सताइश भी चाहता और है। सबसे पहले वो आप ही की वैलिडेशन चाहता है। जी बिल्कुल, तो आप उसका हाथ थामे रखिए और उसको जरूर बताइए। बिल्कुल, आप बताइए। दूसरी बात है, आप अपने पर सेल्फ बिलीफ रखें। जो आपको अल्लाह ने दिया है ना, वो आपका है। और वो और अपने पर, अल्लाह पे यकीन हो, अपने पर यकीन हो। जो मैं हूँ। लोग बॉडी शेमिंग के चक्कर में कैसी डाइट्स ले रहे होते हैं, अननेसेसरी भूखे रहते हैं कि हम पतले हो जाए। आपका अगर वेट केजी 34 इंच का है तो आप कभी ट्रिम डाउन नहीं हो सकते। तो आप अच्छे लगे जरूर, अपने पर जुल्म ना करें और अपने पर यकीन। अल्लाह ने मुझे इसी शेप में बनाया है। मेरा रंग इससे अलावा विटामिन सी डाल के भी चटानी होना तो जो है वो रहना है। सो एंजॉय योर सेल्फ एंड Be comfortable in your skin, बस। है एंड लोगों जो कहते हैं अल्लाह उन्हें खुश रखे, बिकॉज अगर आप सुनते रहेंगे वो जो आपने लिंग्विस्टिक वाली बात की थी, जो इसमें रिसर्च हुई है, वो उसके हिसाब आप सैड रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, आप लोगों से हर वक्त वैलिडेशन की भीख मांगेंगे। सो बी योरसेल्फ, आप स्माइल देंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। जैसे मैं कहती हूँ कि हैप्पी पीपल लुक द प्रीटीएस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम। यस। जनाब अली, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों के कहने पे फैसले कर रहे हैं तो आज से अपने आप से पूछिएगा कि क्या ये फैसला, वो जो मैंने पहले भी कहा था कि अगर मैं फैसला ले लूंगा और मेरी जिंदगी डाउनहिल चली गई तो क्या ये शख्स मुझे बचाने आएगा। दूसरी बात यह कि हम सबको अपनी चादर के बारे में पता होता है कि कितनी हम पाँव फैला सकते हैं। खुदारा दूसरों से इंप्रेस हो के नई गाड़ी ना खरीदें। अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं इस फियर से कि आपकी बेटियों के अच्छे रिश्ते आएंगे तो फौरन किसी बड़े बंगले पे किराए पे चले जाना इंतहाई बेवकूफ़ी है, क्योंकि बंगला किराया आप ही ने देना है, वो भी पेट काट के देना है, और बेटी का वहाँ अगर जो रिश्ता आएगा ज़रूरी नहीं कि वो खुश भी रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। अल्लाह ताला ने जो चीज़ से आपको नवाजा है वो इसलिए नवाजा है कि आप किसी जर्नी के लिए पिक किए गए हैं। आपका कोई रोल है जो आपने अदा करना है, या आपका कोई पर्पस है ज़िंदगी का, उस पर्पस को ढूंढिए और जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको कोई सारी नॉइज़ का फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। मैं इस पर बहुत सारी बातें कर सकती हूँ क्योंकि मैं शायद इन्हीं की तरह, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, बिकॉज आई एम सो कंफर्टेबल इन माई स्किन एंड आई एम हैप्पी विद दैट। कोई कुछ भी कहे। हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक और इसके बाद हम पहुंचेंगे साइमा के किचन में और जानेंगे कि हमारा जो वो हॉट एंड सावर सूप है वो कहाँ तक पहुंचा है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ शेफ साइमा के किचन में और देखते हैं कि इनका जो हॉट एंड सावर सूप है कहाँ तक पहुंचा। जी माविश, अब हमारा हॉट एंड सावर सूप का मैंने प्रोसेस बीच में रोक दिया था। मैं चाह रही थी कि ये सब चीज़ें कैमरे में ही दिखाएं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि देखिए यहाँ पे एक यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चिकन स्टॉक भी तैयार हो गए। चिकन स्टॉक और यखनी दोनों तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आपको वो उस वक्त वो हो रही थी ना, आप पूछ रही थी कि बोन्स नहीं है डली हुई, तो बोनलेस मुर्गी के साथ कैसे बनेगा। मगर बोनलेस हमारे पास मुर्गी भी ज़्यादा थी ना, तो माविश उसका सारा जो जूस है वो उसमें आ चुका है अब तक। और अब मैं इसको झटपट रेडी करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के सामने। थोड़ा सा ये एक बॉयल और आ जाए इसमें। और माविश यहाँ पे देखिए हमने जो अपनी सीजनिंग सॉस है वो तैयार कर ली है। ये रही सीजनिंग सॉस यहाँ पे तैयार है। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा मैं सीजनिंग सॉस ऐड कर लूँगी। सीजनिंग सॉस ऐड करके उसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ही हम अपनी कॉर्नफ्लावर स्लरी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आ रहा है बॉयल, बस अब मैं डालने वाली हूँ। ठीक है, अब हम माविश आप प्लीज चम्मच अपने हाथ में रखिए और आप स्टिर रखिए। एट योर सर्विस मैम। थैंक यू, थैंक यू। कलर भी साथ ही आप देख रहे हैं, जबरदस्त शुरू हो गया है। आप इसको चलाएं। अब क्या करना है इसमें? माविश अब मैं जो हूँ इसमें ऐड करूँगी अपना कॉर्नफ्लावर स्लरी। ये मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को एक पानी में थोड़ा सा घोल लिया था। आप चलाती रहें ताकि वो उसका बॉइलिंग का प्रोसेस। चला रही हूँ मैं आपको कहा ना, एक साथ ही बिल दूंगी मैं आपको। ठीक है मैं भाई, बिल्कुल आप पहुँचवा दीजिएगा। मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी लेटर हेड पे। अच्छा, अब ये मैं का लेटर हेड
हाँ बिल्कुल। अब ये मैं डालने जा रही हूँ, देखिए कॉर्नफ्लावर यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं आप चलाएं तो मैं थोड़ी सी इसकी थिकनेस देखूँ। आई थिंक हो गया, नहीं भाई डिजायर्ड हो गया। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, शाबाश साइमा। माविश अभी हम लोग इसमें अपनी वेजिटेबल्स शामिल करेंगे ना, तो वो भी थोड़ा पानी रिलीज़ करती हैं, तो ये सूप पतला होगा, इसलिए इसके गाढ़े होने के लिए परेशान नहीं हो हम अभी। और मैं अब इसमें अंडे शामिल करने जा रही हूँ फेंट कर। अच्छा, और मैं ये चमचा चलाती रहूंगी ताकि जी जी आप चलाएं, बल्कि हल्का सा हम स्लो कम कर कर दें। दूं? जी आँच कम कर मैं दीजिए, वेजिटेबल्स ऐड कर दूं अगर आप कहें तो। अभी नहीं माविश, मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं बिल्कुल क्रंची ही रखूँ, तो हम पहले अंडे से अपना वो कर लेंगे। इब्तिदा करें। हाँ, वरना ये हो सकता है बिल्कुल हम पहले ही ऐड कर देते हैं। आप हुक्म करें। डालें, आप डालें ये, और मैं आज डालती आपकी हूँ। मदद करा रही। ठीक है, थैंक यू माविश। अब ये मैं ऐड करने के लिए जा रही हूँ जो बंद गोभी हमने यहाँ पे चॉप करके रख ली थी, पूरी ये शामिल करेंगे, बिल्कुल ये पूरी कर लेंगे। थोड़ी सी आखिर में मैं सोच रही हूँ इसको अपने रख लेते हैं, है बल्कि यहाँ पे डेकोरेशन के लिए मैं चाह रही थी। क्यों डेकोर करेंगे आप इससे? अंडे से नहीं करेंगे? मैं अभी आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। जो लोग फ़ोटोज़ वगैरह के लिए भी चाहिए होते हैं ना, तो सब चीज़ें ऊपर से थोड़ी थोड़ी कच्ची भी ऐड करते हैं ताकि वो एकदम ग्रीन नज़र आए। अच्छा माविश देखें, अभी मैं सारी चलाती रहूंगी सब्जियाँ, आप? हाँ मैं डाल रही, नहीं अभी आपने नहीं चलाना, अभी आप रुक जाएं। ये देखिएगा मैं ऐसे एग अपना शामिल कर रही हूँ इसमें, और अब थोड़ी देर के बाद, हाँ अब चलाना शुरू करें। तो उसमें लंबा सा वो एग का वो आ जाएगा। अरे थ्रेड वाह, आना शुरू हो ज़बरदस्त। जाएगा। मैंने थोड़ा रोका ताकि थोड़ा और पके। बिल्कुल, ज़रा सा कुक हो जाए तो वो ज़रा थिक वाले जी, जो जी, आते हैं। वरना वो बिल्कुल ही घोटा। हाँ माविश आप मैं चलाएं। चलिए अब डाल दिया। अब मैं इसमें अपने ग्रीन अनियंस के साथ साथ थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दूंगी। वेजिटेबल्स के बाद सेसमी ऑयल आप मुझे प्लीज़ डिश दीजिएगा माविश। तो सेसमी ऑयल का और एक आपको फ्लेवर आ लेबल रहा है जी, डोई ले लो। दोई, मेरी वाली दोई दे दीजिए। छोटी है तो? नहीं ये आपकी है? वाली दोई, हाँ ये मैंने साफ धो के रखी थी। Okay, great. अच्छा माविश आप इसमें देखिए, इस वक्त जो सेसमी ऑयल के बबल्स भी नजर आ रहे हैं, एक शाइन भी आ Oh, रहा है, yes. ग्लॉस भी आ रहा है, बिल्कुल। और एक आप इसका अलग से एरोमा इस वक्त फील कर बिल्कुल, सकती बिल्कुल होंगी, कर ठीक है? तो Feel इसके नहीं, स्मेल कर सकते हैं। स्मेल कर सकते होंगे, हाँ ठीक है, अभी आप स्मेल कर रही हैं। और ये feel तो तब देखिएगा, करूंगी ये जब अब खाऊंगी। मैं निकालने जा रही हूँ। और करीब कर दें उसको ताकि टपके नहीं। और बहुत गाढ़ा ये नहीं हुआ है सूप, वेरी नाइस। क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा मैं भी पसंद नहीं करती हूँ। सूप की थोड़ी सी कंसिस्टेंसी डाइल्यूट ही होनी फिर तो चाहिए। वो चिकन चिली की तरह हो जाता है कि आप चावलों बिल्कुल के साथ, बिल्कुल है ना? खाना वो खा पीने सकते वाला हैं। सूप नहीं रहता जी, फिर वो। जी चम्मावी क्या हम इसमें स्वीट कॉर्न्स डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, वो मैंने इसलिए इसमें नहीं ऐड किया था कि वो हम स्वीट एंड नहीं, I'm just asking. जी बिल्कुल, आप अपनी मर्जी की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। इवन यू कैन ऐड ब्रोकली अगर आपके पास आसानी से अवेलेबल है, और ब्रोकली बहुत ज़्यादा लोग असल में शौक से नहीं खा रहे होते, तो वो फिर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ आपको पसंद है। और अगर आप स्वीट कॉर्न्स डाल सकती हैं, बेबी कॉर्न्स भी लेके छोटे छोटे डाल सकती हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इनफ है। माविश आप मुझे वो वाला बोल भी दे दें प्लीज़, छोटा वाला ग्रे बोल, और मैं इसको थोड़ा सा इसमें serve डेकोरेट करेंगी भी आप? करूँगी जी। एक हम छोटी सर्विंग भी दिखाएंगे सूप की। अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊं, इसी सूप का बेस बिल्कुल आपने ऐसे ही बनाना है। इस तरीके से करते हुए आपने इसमें रामेन नूडल्स ऐड कर देने हैं, ठीक है? उससे क्या होगा, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। अगर बच्चे बहुत पसंद नहीं करते हैं नॉर्मल वाले नूडल्स भी ऐड कर सकते हैं? नॉर्मल जो जो पैकेट स्पैगेटी में वगैरह आते आते हैं, हाँ जी है ना? जी जी बिल्कुल, वो वाले नूडल्स अच्छे रहते हैं। अच्छा इसके लिए आप मुझे थोड़ा सा टिश्यू पेपर बढ़ाइए माविश। मैं इसको अब डेकोरेट करने जा रही हूँ थोड़ा सा, और फिर इसको हम दिखाएंगे। अच्छा माविश आप जानती होंगी सूप जो है हर लिहाज से बहुत सेहत बख्श है, और इसलिए भी कि इसमें सारे अच्छे अज्जा शामिल होते हैं, यानी वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स। मैं इस पे क्या ढक्कन लगा दूं? लगा दीजिए, या आधा ढक्कन लगाइएगा, वरना ये बहुत ज़्यादा वो गीला हो जाएगा। जी गीला हो जाएगा। अच्छा यहाँ मैंने कहा ठंडा हो जाएगा। सजाने के लिए जी nice. मैंने अलग से
ये ऑप्शनल है, बॉयल एग कर लिए थे कि थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए। वेरी नाइस। जी, तो ये आपके बिल्कुल अपने हैं, ऑप्शनल हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉयल एग नहीं पसंद तो आप नहीं भी डाल सकते। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी अच्छा आई लगता है। लाइक जी। सॉफ्ट बॉयल ज़्यादा पसंद है मुझे, हार्ड बहुत हार्ड बॉयल से, बट आई लाइक एग्स। हाँ, मैं पहले नहीं खाती थी, बट अब मैं खाने लग गई हूँ एग्स हर फॉर्म में, और अच्छे से अच्छा घर में अंडा बना के मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि एक दिन में एग ज़रूर कंज्यूम कर लूँ अपनी डाइट में, क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और फिर उसका जो कैलोरीज हैं वो बहुत कम है। अच्छा, इसी को हम ऊपर से थोड़ा सा ऐसे, और ये जो क्रश पीनट्स हैं ये मैं डालूँगी, ये मैं वाओ, बाकी क्रश पीनट्स में आप शाबाश। इसमें ऐड कर दीजिए आप। बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें डाल दें? जी, मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें Oops, आप शामिल मैं करूँ? करें। जी, मैं जब तक इसको पूरे डाल दूं? जी सारा डाल दीजिए। इसी में से बचा हुआ पीनट है जो मैंने सुबह खाया है ना? हाँ, यही peanut? वो तो यही पीनट था, उसका कितना अच्छा सॉल्टीनेस आ रही थी। आई लाइक सॉल्टेड पीनट्स, आई लाइक नट्स। अच्छा, ये नज़र आ रहा है इस वक्त, देखें। हाँ हाँ, बिल्कुल नज़र आ रहा है। अच्छा, सूप्स जो है ना माविश, वो वेट लॉस के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, और ख़ास तौर पे कैबेज का सूप वो ख़ास रिकमेंड किया जाता है फॉर रैपिड वेट लॉस। सही। तो चले भाई, ये हो गया। बस ये मैं थोड़ी सी और ऐड करूँगी। आज हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया। बस माविश हम एंड की तरफ ही जा रहे हैं। ये आप वहाँ रख चले दीजिए। awesome। और एक सेकेंड मैं ज़रा इसको इसके सेट साथ- करेंगी? हाँ माविश, ये आप देखें कैमरे में सब नज़र आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है कैमरे में नज़र, और बहुत ही अच्छी तरह प्रेजेंट भी हो रहा है। ये हमारी सिंगल सर्विंग आ गई। ये फुल, ये और बंद गोभी डालने की ज़रूरत तो नहीं लग रही मुझे। गुड। चल, ये देख सकते हैं आप लोग, बस अब हमारा ज़बरदस्त सा सूप रेडी है। आप लोग इसको ट्राई भी करें, और ट्राई करें और फीडबैक दें हमें। फैमिली वालों को इम्प्रेस करें, क्योंकि इसमें जो सेसमी ऑयल है इससे Sesame। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही हाँ, है। और माविश, अगर किसी के पास सेसमी ऑयल नहीं है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। मेरे पास हमेशा ही मौजूद होता है क्योंकि मैं उसको यूज़ करती रहती हूँ। अगर किसी के पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सेसमी ऑयल ऐड करें। सही, मैंने क्योंकि बहुत सारे flavor के लोगों लिए को ना डाला था। सेसमी ऑयल हो गया या कसूरी मेथी हो गई, उनका वो फ्लेवर पसंद नहीं नहीं आता। जी है ना? बिल्कुल ऐसी, मगर ये थोड़ा डालना है, ये भर के 2 टेबलस्पून हाँ, नहीं just डाल for, देना, बिल्कुल little bit of हाफ aroma। टी स्पून 1 टेबलस्पून जैसे ज़ाफ़रान डालते हैं। ज़ाफ़रान के लिए। जी बिल्कुल। मैं विश ओवर टू यू। ओके। अच्छा भाई, आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा, और यकीनन आपने आज सारी कॉन्वर्सेशंस एंजॉय की होंगी, और जो भी हमारा मालूमाती सेगमेंट था वो आपको कुछ ना कुछ दुनिया के बारे में ज़रूर सिखाता होगा। जो मैंने आज एक बात की है सुबह में कि आप अगर आपको लगता है कि आप इमिग्रेशन के बाद एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, तो अब थोड़ा सा क्या किया करें, कोई रिसर्च न्यूट्रल भी किया करें। आज सारे जो टॉपिक्स थे समहाउ इंटरलिंक थे। हम दूसरों के कहने से बहुत सारे फैसले ले लेते हैं। हम बहुत दफ़ा क्या होता है कि जो चीज़ हमने इंटरनेट पे देखी या हमने किसी फिल्म में देख लिया, अब हमें लग रहा है कि बस ये क्योंकि इस शख्स पे सूट कर रहा है तो मुझ पे भी करेगा, या ये लाइफस्टाइल इस शख्स को सूट करता है तो मेरे साथ भी होगा। या एक आम वो होता है, हम सर्टेन लुक्स चाहते हैं। आजकल कोरियन ग्लास स्किन का बड़ा ऑब्सेशन है। अंडरस्टैंड किया करें, एक तो ये कि आपका जेनेटिक कोड क्या है, आप किस तरह बनाए गए हैं, आप कौन से मुल्क में रहते हैं, आपके क्या हालात हैं, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपको अल्लाह ताला ने बनाया किन कामों के लिए। तो प्लीज़ अपना मुहासबा कीजिए, अपने अंदर गिरबान में झांकें, अपनी रियलिटी पहचानें और फिर डिसीजंस लें। मैं कल आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, नए सेट ऑफ गेस्ट के साथ और नई रेसिपी के साथ। आप जो है वो ज़रूर कल ट्यून इन कीजिएगा, हमें अपना इंतजार रहेगा, और जो भी फीडबैक देना चाहे आप दे सकते हैं, फेसबुक पे भी दे सकते हैं, यूट्यूब पे भी दे सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।